हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द नीट की तैयारी सीरीज़। आई जस्ट होप कि अभी आपकी नीट की तैयारी अलॉन्ग विद दिस पर्टिकुलर सीरीज़ +1 टॉपिक्स को लेके बॉटनी की बहुत अच्छी हो गई होगी। अब हम एक अगले टॉपिक की तरफ प्रोसीड कर रहे हैं। तो अब हमारा अगला टॉपिक कौन सा इंपॉर्टेंट वाला? प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ठीक है बच्चा, एक तो हम ये वाला पॉइंट कर लेंगे। दूसरी बात ये है कि हमें ये भी थोड़ा सा पता होना चाहिए कि हमारे पास इस पर्टिकुलर चैप्टर की कितनी वेटेज है। जब भी हम पर्टिकुलर चैप्टर्स रिवाइज करते हैं तो बच्चा दिमाग में ना एक बार हमेशा होता है कि यार इसमें से कितने क्वेश्चन आते हैं, इसमें से कितने क्वेश्चंस आते हैं। तो मैं आपको वेटेज बता देती हूँ एक बार। बच्चा इसमें ना आपके 2 to 3 क्वेश्चंस की वेटेज है। ठीक है, अब माइंड में रहेगा कि यार अच्छा इस चैप्टर में ना 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं बच्चा। दूसरी बात यह है कि मैं आज एक नहीं 2 चैप्टर्स डील करूँगी। ठीक है, एक नहीं कर रहे, हम 2 टॉपिक्स डील कर रहे हैं। मेरा जो सेकंड टॉपिक होएगा दैट इट इज़ गोइंग टू बी द टिश्यू कल्चर। ये हमारा दूसरा टॉपिक है जिसको हम आज कवर करेंगे। जो टिश्यू कल्चर है ये एनसीईआरटी में भले ही बहुत छोटा सा टॉपिक हो, लेकिन बच्चा इसकी एक क्वेश्चन का वेटेज है। क्लियर? तो अब हम अपना चैप्टर शुरू करते हैं। बच्चा जी, अब हमारे पास है पहला क्वेश्चन। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट विद रिस्पेक्ट टू ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। बच्चा जब हमारे पास कोई भी ऐसा क्वेश्चन है तो आई वुड सजेस्ट यू कि आप क्वेश्चन पेपर के अंदर करेक्ट या इनकरेक्ट वर्ड अंडरलाइन कर लीजिए। यहीं पर आपका मेजर प्रॉब्लम आता है। आपको लगता है इनकरेक्ट, आपके दिमाग में भी होता है इनकरेक्ट, लेकिन बाय चांस जब आप ऑप्शन फिल करते हो तो वहाँ पर आप करेक्ट ऑप्शन कर देते हो। फिर आप कहते हो ओहो सिली मिस्टेक हो गया। बच्चा इनकरेक्ट, अब आपके माइंड में आंसर मार्क करने से पहले जस्ट रेफर वंस अगेन कि यार मैंने को करेक्ट बताना था या मेरे को इनकरेक्ट बताना था। क्लियर? ये तो हो गया हमने क्वेश्चन सॉल्व करना कैसे है। दूसरा हुआ क्या रखा? ओके, ऑप्शन देख लेते हैं। ग्रोथ कैन बी डिफाइंड एज अ इरिवर्सिबल। बच्चा आई एम गोइंग टू अंडरलाइन दिस पर्टिकुलर वर्ड इरिवर्सिबल, क्योंकि हमें दिमाग में होना चाहिए ग्रोथ हमेशा इरिवर्सिबल होती है। अगर बंदे ने इसमें इनकरेक्ट ऑप्शन को करना होता तो वो डालता है रिवर्सिबल ऑप्शन। बच्चा रिवर्सिबल नहीं है ग्रोथ, ये हो गया आपके पास इरिवर्सिबल। इरिवर्सिबल है, परमानेंट है, इंक्रीज है। आपको लाइन में ये वाले कीवर्ड्स को ध्यान में रखना है। इरिवर्सिबल होना चाहिए, रिवर्सिबल नहीं होना चाहिए। बच्चा इंक्रीज इन साइज होना चाहिए, डिक्रीज इन साइज नहीं होना चाहिए। ठीक है, इंक्रीज इन साइज ऑफ एन ऑर्गन, ऑफ एन ऑर्गन और इट्स पार्ट। ऑर्गन स्टेम बता दीजिए, लीफ बता दीजिए, और इट्स पार्ट, मान लो स्टेम में स्टेम की कोई ब्रांच है वो भी ग्रो कर सकती है। इवन ऑफ अ इंडिविजुअल सेल, कोई एक पर्टिकुलर इंडिपेंडेंट सेल भी अपने पास ये इंक्रीज इन ग्रोथ शो कर सकता है। दूसरी बात ये है बच्चा, ये ग्रोथ की डेफिनेशन भी है। क्लियर? फिर आ गया प्लांट ग्रोथ इज यूनिक बिकॉज द प्लांट्स रिटेन द कैपेसिटी फॉर अनलिमिटेड ग्रोथ थ्रू आउट इट देयर लाइफ। ये बात बिल्कुल ठीक है। जो प्लांट्स होते हैं यस रिटेन देयर कैपेसिटी टू ग्रो। क्यों? इसके पीछे रीज़न क्या होता है? जो रीज़न है, अगर मेरे से कोई बंदा रीज़न पूछे तो उसका रीज़न होगा मेरिस्टेम, क्योंकि मेरिस्टेम सिर्फ इन्हीं के पास है। इनके पास है, मेरिस्टेम विल कंटिन्यू टू डिवाइड। पूरे जीवन वो डिवाइड करता है, प्लांट्स के अंदर न्यू सेल्स ऐड करता है। इसीलिए प्लांट की ग्रोथ थ्रू आउट देयर लाइफ होती रहती है और उस मामले में वो यूनिक है। और इसके बारे में एक और पॉइंट मैं आपको और बताऊंगी, लेकिन उससे पहले हम बाकी की 2 ऑप्शन देख लें। Cells of the meristem are thin walled and have capacity to divide. By chance मैंने मेरिस्टेम के बारे में आपको यही बताया। Yes, they have capacity to divide. They are thin walled. ये लाइन भी आपकी सही है। नेक्स्ट आ गया, इन इलोंगेशन जोन सेल अटेन देयर मैक्सिमम साइज इन टर्म्स ऑफ वॉल थिकनिंग एंड प्रोटोप्लाज्मिक मॉडिफिकेशन। बच्चा ये लाइन गलत है। अगर आप मुझे इसमें आंसर पूछेंगे देन द आंसर रिगार्डिंग इनकरेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 4। क्लियर? लेकिन हमें एक अद्दी बात और करनी है इसमें। मैंने आपको बोला था प्लांट ग्रोथ इज यूनिक, क्योंकि इसमें मेरिस्टेम विल कीप ऑन डिवाइडिंग एंड कीप ऑन एडिंग न्यू सेल्स थ्रू आउट देयर लाइफ साइकिल। अब बच्चा ऐसी ही ग्रोथ को जो यहाँ पर इन्होंने दिखाई है, इस टाइप की ग्रोथ को क्या कहते हैं? दिस टाइप ऑफ ग्रोथ इज नोन एज ओपन फॉर्म ऑफ ग्रोथ। इसे हम ओपन फॉर्म ऑफ ग्रोथ भी कहते हैं।
ये बात भी ध्यान रखना। एक हमारा और क्वेश्चन हो गया कि अगर प्लांट्स की जो ग्रोथ होती है वो ओपन होती है। क्यों ओपन होती है मैम? क्योंकि आप ये तो बोल रहे हो कि मेरिस्टेम हमेशा इसमें न्यू सेल्स ऐड करता रहता है। नेक्स्ट मैंने आपको बोला सेल्स ऑफ मेरिस्टेम आर थिन वॉल्ड एंड हैव कैपेसिटी टू डिवाइड। बच्चा यस दे आर थिन वॉल्ड ऑल्सो। अगर आपको इसमें न्यू और चीज़ें ऐड करनी हो तो बच्चा इनके पास डेंस साइटोप्लाज्म भी होता है। दे हैव डेंस साइटोप्लाज्म। एक तो इनके पास डेंस साइटोप्लाज्म होगा, दूसरा बच्चा इनका जो न्यूक्लियस होता है वो बहुत बड़ा होता है। दे हैव लार्ज न्यूक्लियस। तो देखिए कुछ और मैंने आपको चीज़ बता दी कि इनके पास लार्ज न्यूक्लियस भी है, इनके पास डेंस साइटोप्लाज्म भी है। दे हैव थिन सेल्यूलोजिक वॉल ऑल्सो। एक अद्धा करेक्टर अगर मुझे और बताना हो बच्चा, दे डू नॉट हैव एनी इंटरसेल्युलर स्पेस। रही हमारी लाइन जो गलत थी, इन इलोंगेशन जोन। बच्चा ये जो लाइन है ना, ये जो करेक्टर है ना इसका, कि हमारे पास जो सेल्स हैं दे विल अटेन देयर मैक्सिमम साइज इन टर्म्स ऑफ वॉल थिकनिंग एंड प्रोटोप्लाज्मिक मॉडिफिकेशन, दिस इज रिगार्डिंग डिफरेंशिएशन। ये इलोंगेशन का नहीं, डिफरेंशिएशन जोन का, फेज का करेक्टर है। ये बात ध्यान में रखना, क्योंकि जब डिफरेंशिएशन जोन होता है या डिफरेंशिएशन फेज होता है उस टाइम पे जो सेल्स होते हैं वो क्या शो करेंगे? दे आर गोइंग टू शो देयर प्रोटोप्लाज्मिक मॉडिफिकेशन। ये जो प्रोटोप्लाज्मिक मॉडिफिकेशन है मतलब कि साइटोप्लाज्म रखना है नहीं रखना, न्यूक्लियस की ज़रूरत है नहीं है, उस हिसाब का फैसला लेना, ये सारी चीज़ें किस पर डिपेंड करती हैं कि सेल ने करना क्या है। प्लस उनकी जो सेल वॉल थिकनिंग है, सेल वॉल थिकनिंग का मतलब क्या हुआ बच्चा? जब मेरिस्टेम था उसके पास तो सिर्फ एक प्राइमरी सेल वॉल ही रहती है, लेकिन वो जो आपने एनाटमी में पढ़ा ही होगा, तो बच्चा उनके पास तो प्राइमरी सेल वॉल ही रहती है। जब सेल ने फैसला लेना है, मान लो एक ट्रकीड का सेल है, उसको फैसला लेना है कि नहीं यार मुझे तो पानी ऊपर भेजना है, तो उसकी वॉल कैसी होनी चाहिए? स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। तो उसका सरेगा थोड़ी, सिर्फ सेल्यूलोसिक वॉल के साथ तो उसका सर ही नहीं सकता, तो उसको क्या डिपॉजिट करना पड़ेगा? उसको लिग्निन डिपॉजिट करना पड़ेगा। तो इसे हम कहते हैं सेल वॉल थिकनिंग। ये दोनों क्या हैं? ये दोनों टाइप की जो मॉडिफिकेशन है वो क्या है? इन्हें क्या बोलते हैं? स्ट्रक्चरल मॉडिफिकेशन। इसे स्ट्रक्चरल मॉडिफिकेशन का नाम देते हैं। और स्ट्रक्चरल मॉडिफिकेशन होना या फिजियोलॉजिकल मॉडिफिकेशन होना, दे कम अंडर विच फेज? डिफरेंशिएशन फेज, राइट। रही बात इलोंगेशन जोन की, बच्चा ये जो आपके पास इलोंगेशन जोन है, इलोंगेशन जोन, यस, इसके बारे में कौन सा इंपॉर्टेंट करेक्टर रहेगा? इसके बारे में इंपॉर्टेंट करेक्टर ये है कि दिस इज द मेन जोन। ये एक मेन जोन है विच इज रिस्पॉन्सिबल for increase in length of plant parts। तो हमने इस क्वेश्चन से क्या क्या सीखा? हमने इस क्वेश्चन में सीखा ग्रोथ की डेफिनेशन, डन। उसके बाद हमने क्या सीखा? हमने सीखा कि जो प्लांट की ग्रोथ होती है वो ओपन है, ठीक है, ओपन है, यूनिक है, पूरा जीवन होती है। चलो जी, इसमें भी हमें समझ में आ गया। उसके बाद हमने क्या सीखा कि यार मेरिस्टेम के जो सेल्स होते हैं उनके करेक्टर क्या हैं, वो भी हमें समझ में आ गए हैं। उसके बाद हमें दो जोन्स के बारे में पता चला, वन इज़ रिगार्डिंग द इलोंगेशन जोन, वन इज़ रिगार्डिंग द डिफरेंशिएशन जोन। इलोंगेशन जोन का आपको क्या पता चलता है कि मैम इसमें ना सेल अपना साइज़ इंक्रीज़ करता है। सेल का साइज़ इंक्रीज़ होगा तो ऑब्वियस बात है ऑर्गन का साइज़ भी इंक्रीज़ होगा। डिफरेंशिएशन जोन में हमें क्या समझ में आता है कि जो सेल है उसने क्या करना है, कौन सा फंक्शन परफॉर्म करना है, उसके हिसाब से वो अपने अंदर करेक्टर्स को चेंज करेगा, मॉडिफाई करेगा अपने आप को। वो मॉडिफिकेशन स्ट्रक्चरल भी हो सकती है और वो जो मॉडिफिकेशन है वो फिजियोलॉजिकल मतलब कि फंक्शनल भी हो सकती है। नाउ मूविंग टूवर्ड द नेक्स्ट क्वेश्चन। जो हाँ, इसमें एक चीज़ और बच्चा, जब हम ये वाला चीज़, ये मैंने डायग्राम एनसीईआरटी से उठाया है इलोंगेशन जोन को एक्सप्लेन करने के लिए, तो मैं इसको छोड़ना नहीं चाह रही थी। तो बच्चा ये वाला जो आपके पास डायग्राम है, उस डायग्राम में उन्होंने बताया कि आप इलोंगेशन सबसे ज़्यादा कहाँ शो कर सकते हो।
ऐसी कौन सी वाली जोन्स हैं जहाँ पर आपको पता लग रहा है कि यार यहाँ पर इलोंगेशन सबसे ज़्यादा हुई है, तो ज़रा चेक करो। पहली बात तो इसको बोलते क्या हैं, इसको कहते हैं पैरेलल लाइन टेक्निक। इसे पैरेलल लाइन टेक्निक कहते हैं। तो इन्होंने क्या किया होगा, इन्होंने ना बच्चे ये चीज़ करी होगी, पहले ना यहाँ पर पॉइंट्स मार्क करे होंगे। जब इन्होंने यहाँ पर पॉइंट्स को मार्क किया, ये रहे आपके पास इधर पॉइंट्स, इधर पॉइंट्स, इधर पॉइंट्स, इधर पॉइंट्स मार्क किए, फिर थोड़ा सा उन्होंने सीड को ग्रो होने दिया। ठीक है, तो जैसे सीड थोड़ा ग्रो हुआ तो ये वाले पॉइंट्स की जो मार्किंग है वो यहाँ पर आ गई। क्लियर। अब होता क्या है इसके अंदर, जब हमने ये चेक करना है कि यार दो लाइंस पैरेलल जा रही हैं, तो इसका मतलब पहले भी उनके अंदर इतना ही डिस्टेंस था, यहाँ पर भी उनके अंदर इतना ही डिस्टेंस है। तो पैरेलल लाइन टेक्निक से अगर डिस्टेंस सेम रहता है तो उस पॉइंट पे ग्रोथ नहीं हुई है। लेकिन अगर हमारे पास एक लाइन ऐसे जा रही है और दूसरी लाइन ऐसे जा रही है, इसका मतलब पहले डिस्टेंस इतना था, अब डिस्टेंस इतना है उन दोनों पॉइंट्स के बीच में, तो उस जगह पर इलोंगेशन हुई है। क्लियर। तो यहाँ के पॉइंट्स में सबसे ज़्यादा ग्रोथ, अगर मुझे इलोंगेशन फेज़ आपको बताना होगा तो वो कहाँ हुई है, तो बच्चा एक तो ए पॉइंट पे, दूसरा बी पॉइंट पे, तीसरा सी पॉइंट पे, चौथा डी पॉइंट पे। तो ये वाली जो जोन्स हैं आपके पास ए, बी, सी एंड डी, दे आर गोइंग टू शो इलोंगेशन फेज, क्योंकि इसी जगह पे प्लांट का जो पार्ट है वो सबसे ज़्यादा इलोंगेट हुआ है। क्लियर। नाउ वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, ग्रोथ इज मेजर्ड बाय इंक्रीज इन। ठीक, पहले क्वेश्चन कर लेते हैं। ग्रोथ इज मेजर्ड बाय इंक्रीज इन फ्रेश वेट और ड्राई वेट, दोनों हो सकते हैं। लेंथ और वॉल्यूम, अगेन दोनों हो सकते हैं। सेल नंबर, अगेन दोनों, ये भी हो सकता है। तो फिर बच्चा आपके पास क्या हुआ, ऑल ऑफ दिस। ऑल ऑफ दिस, आप मुझे इसका आंसर पूछोगे तो आंसर ऑल ऑफ दिस है, लेकिन अगेन थोड़ा सा उसको एक्सप्लेन करते हुए, बच्चा ग्रोथ प्रिंसिपली एट द सेल्यूलर लेवल, ग्रोथ इज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ प्रोटोप्लाज्मिक इंक्रीज। तो जब एक सेल होता है ना बच्चा, कोई भी आप एक सेल बना लीजिए, जब मान लो सेल ने अपना साइज इंक्रीज करना है, उसको इलोंगेट करना है, उसको इनलार्ज होना है, तो क्या बढ़ेगा उसके अंदर, उसके अंदर तो बच्चा प्रोटोप्लाज्म ही इंक्रीज होगा ना, प्रोटोप्लाज्म होगा। लेकिन जो प्रोटोप्लाज्म है इसको बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है मेजर करना। प्रोटोप्लाज्म कैसे मेजर करोगे, सेल तो बढ़ गया, प्रोटोप्लाज्म बढ़ा इसलिए बढ़ गया, सच्चाई है ये, लेकिन बच्चा प्रोटोप्लाज्मिक इंक्रीज मेजर कैसे करोगे। इसी वजह से हमें कोई और पैरामीटर ढूंढना पड़ता है जिससे हमें पता चले कि यार ग्रोथ हुई है या नहीं हुई है। तो हम उस पैरामीटर को स्टडी करते हैं। कहते क्या फ्रेश वेट हमारी हेल्प कर सकता है, क्या ड्राई वेट हमारी हेल्प कर सकता है। बच्चा ऑब्वियसली बायोमास है ये ऑब्वियसली हेल्प करेगा। कोई भी आपके पास पोटैटो है, दैट मीन्स एक ट्यूबर है, पोटैटो ट्यूबर होता है। तो अगर आपके पास एक ट्यूबर है, पोटैटो है, उसका साइज़ इंक्रीज़ हुआ, पहले वो पोटैटो इस साइज़ का था, अब उसके बाद ये पोटैटो इतना ग्रो कर गया, तो बच्चा उसका भार ही तो बढ़ेगा ना। तो पोटैटो के केस में आप उसका भार ही तो मेजर करोगे ना। हाँ, भार हम दो फॉर्म्स में मेजर कर सकते हैं, फ्रेश वेट भी हो सकता है, ड्राई वेट भी हो सकता है। रही बात आपके पास लेंथ और वॉल्यूम, अगर मुझे लेंथ का कोई एग्जाम्पल सोचना होता तो बच्चा लेंथ का कौन सा एग्जाम्पल था, जब आप एक पौधे की स्टेम को बड़ा होते हुए देखते हो, तो पौधे की स्टेम का बढ़ना ऑब्वियसली दैट इज इंक्रीज इन लेंथ। बच्चा पौधे की रूट का भी आप क्या ही मेजर कर सकते हो, आप रूट में भी क्या ही चीज़ मेजर करोगे, बच्चा उसके अंदर भी मेजर करते हैं हम, क्या चीज़ मेजर करेंगे, लेंथ मेजर करेंगे। और कौन सी चीज़ है विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू, दैट इज़ अ पोलन ट्यूब। पोलन ट्यूब बड़ी है नहीं बड़ी है उसको भी कैसे पता चलेगा बच्चा, लेंथ पॉइंट ऑफ व्यू से पता लगता है। रही बात वॉल्यूम की, बच्चा जो फ्रूट्स होते हैं, फ्रूट्स है, फ्रूट्स में कई चीज़ें हो सकती हैं, आप उसमें वेट भी मेजर कर सकते हो, आप उसके अंदर डायामीटर भी मेजर कर सकते हो, और आप उसके अंदर बच्चा वॉल्यूम भी मेजर कर सकते हो। रही बात सेल नंबर की, सेल नंबर का एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल हमारे एनसीईआरटी में था, और वो कौन सा है, मेज़ का। इन्होंने बताया मेज़ का RAM, यानी कि रूट एपिकल मेरिस्टेम।
तो रूट एपिकल मेरिस्टम डिवाइड करेगा, ये तो हमें समझ में आ गया। तो बच्चा रूट एपिकल मेरिस्टम पर आवर 17,500 सेल्स बना देता है पर आवर। तो अगर पर आवर इतने सेल्स हमारे पास बन रहे हैं, देन ऑब्वियसली दिस इज अ ग्रोथ विच कैन बी मेजर्ड इन द फॉर्म ऑफ द सेल नंबर। एक आधी एग्जाम्पल मैं आपको और बता देती हूँ बच्चा इसी पर्टिकुलर टॉपिक से। जैसे सेल नंबर मेजर हो सकता है, बिल्कुल उसी तरीके से सेल का साइज भी मेजर होता है। सेल का साइज, जैसे कि इन केस ऑफ द वाटरमेलन, वाटरमेलन में सेल के साइज से आप ग्रोथ को एस्टिमेट करते हो, और जो वाटरमेलन है उसका एक साइज इलोंगेशन जोन के अंदर जब आता है तो वो अपने ओरिजिनल साइज से 3,50,000 टाइम्स ज़्यादा बड़ा ग्रो करता है। क्लियर? तो हमें क्या पता चला कि यस ग्रोथ कैन बी मेजर्ड। बेसिकली इस क्वेश्चन की हमारी क्या नॉलेज है? ग्रोथ इज मेजर्ड, यस इट कैन बी मेजर्ड बाय इंक्रीज, ऑब्वियसली बाय इंक्रीज इन व्हाट? इट कुड बी वेट, it could be cell number, it could be cell size, it could be the volume, it could be the diameter, and it could be surface area. Surface area, for example in case of the leaf, leaf में बच्चा लेंथ नहीं मेजर करते। लीफ एक फ्लैट स्ट्रक्चर है ना, तो उसके अंदर आप उसको क्या मेजर करोगे? सरफेस एरिया मेजर करोगे। क्लियर? मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है दैट इज कि असर्शन एंड रीज़न। बच्चे एक तो हाँ आपकी जो कन्फ्यूजन होती है कि यार असर्शन रीज़न में हमें पता ही नहीं लगता है कि ऑप्शन 1 आएगा या 2 आएगा। एक काम करना, जब भी आप एक असर्शन की लाइन पढ़ते हैं ना, तो उसके बाद रीज़न पढ़ने से पहले बीच में बिकॉज फिट कर देना। अगर तो बात बनी, बिकॉज आपने फिट किया, ठीक है, क्योंकि आपने फिट किया। अगर तो बात बनी, समझ में आ रहा है कि हाँ यार ठीक कह रहा है, ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि ये होता है, तो बच्चा आंसर 1 है। और अगर आपने असर्शन और रीज़न पढ़ते हुए बीच में क्योंकि या बिकॉज ऐड किया और ऐसा लगे कि इन दोनों बातों का तो आपस में कोई लेना देना ही नहीं है, फिर बच्चा आंसर उसका 2 होता है, प्रोवाइडेड असर्शन और रीज़न की स्टेटमेंट करेक्ट है। इन केस असर्शन और रीज़न की स्टेटमेंट्स में कोई भी स्टेटमेंट में कोई दिक्कत है, फिर तो आपका 1 या 2 ऑप्शन इन द सेंस करेक्ट एक्सप्लेनेशन और नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन तो हो ही नहीं सकता। अब देखते हैं इसका असर्शन क्या था। अरिथमेटिक ग्रोथ इज अ टाइप ऑफ ग्रोथ इन विच द रेट ऑफ ग्रोथ इज कॉन्स्टेंट एंड इंक्रीज इन ग्रोथ अकर्स इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। इस लाइन को समझने के लिए मुझे इसको हल्का सा एक्सप्लेन करना पड़ेगा बच्चा, वरना हम उसको समझ नहीं पाएंगे। हमारे पास ये अरिथमेटिक ग्रोथ है, ठीक है। अरिथमेटिक ग्रोथ में क्या होता है, आपके पास मान लीजिए एक सेल है, एक सेल डिवाइड किया, तो अगर ये एक सेल डिवाइड किया तो सेल कितने बने होंगे? 2 बने होंगे। क्लियर? डॉटर सेल 2 बने होंगे। एक से माइटोटिक डिवीजन से कितने सेल बने होंगे? 2 सेल्स बने होंगे। अब प्रॉब्लम ये है कि इसमें से जो एक डॉटर सेल है, इस डॉटर सेल ने फैसला किया कि यार मैं तो चली डिफ्रेंशिएट होने। क्लियर? तो वो तो हो गई डिफ्रेंशिएट, तो इसने फैसले के अनुसार अपने आप को डिफ्रेंशिएट कर दिया। लेकिन अगर दोनों ही डॉटर सेल्स डिफ्रेंशिएट हो जाती फिर तो ग्रोथ ही रुक जाती ना। तो एक डॉटर सेल डिफ्रेंशिएट होगी लेकिन दूसरी डॉटर सेल विल कीप ऑन डिवाइडिंग। ये डिफ्रेंशिएट हुई है तो इसको मैंने रेड में बना दिया, लेकिन ये वाली जो डॉटर सेल है दिस इज गोइंग टू डिवाइड। जैसे डिवाइड किया फिर से मेरे पास 2 सेल बने। अब बॉडी में सेल कितने हो गए हैं? बॉडी में सेल तो 3 हो गए हैं। अब बच्चे बॉडी से ये वाला जो ऑलरेडी डिफ्रेंशिएटेड सेल है वो खत्म थोड़ी हो गया, ये तो पड़ा है। 2 डॉटर सेल्स जो हैं अगेन फैसला लिया गया कि यार एक डिफ्रेंशिएट हो गई लेकिन एक डॉटर सेल विल डिवाइड, ये फिर से डिवाइड हो गई। तो अब आपके पास क्या हुआ? बॉडी में कितने सेल्स आ गए? 4 सेल्स आ गए। अब आप मुझे खुद सोच के बताइए, हर बार कोई भी डिवीजन हो कितने सेल्स ही ऐड हो रहे हैं? 1। क्या फ़र्क पड़ता है कि पहले बॉडी में कितने सेल्स हैं? क्योंकि अगर मैं एक पॉइंट भी यहाँ पर और बनाऊंगी तो आपको पता है कि मैम ने ना यहाँ पर 4 के बाद 5 लिख देना है, 5 के बाद 6 लिख देना है, 6 के बाद 7 लिख देना है। तो एवरी टाइम कितने सेल्स ऐड हो रहे हैं? 1 ऐड हो रहे हैं। तो मुझे तो लगता है ये असर्शन एकदम ठीक है, ये वाला असर्शन तो ठीक है, क्योंकि अरिथमेटिक ग्रोथ में एकदम कॉन्स्टेंट ग्रोथ होती है। और ऐसा क्यों हुआ? रीज़न, इन अरिथमेटिक ग्रोथ ओनली 1 डॉटर सेल कंटिन्यू टू डिवाइड एंड अदर टेक पार्ट इन द डिफरेंशिएशन एंड मैच्योरेशन।
दैट मीन्स जो मैंने आपको पीछे समझाया बिल्कुल वही चीज़ आपके असर्शन रीज़न में लिखी हुई है। तो इसका आंसर कैसा होना चाहिए? इसका आंसर होना चाहिए बोथ असर्शन एंड रीज़न आर ट्रू एंड द रीज़न इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द असर्शन। क्लियर? अब बच्चा टॉपिक टच हुआ है तो इसको हल्का सा और एक्सप्लेन करते हैं। मैंने अभी आपको जो एक्सप्लेन किया दैट वाज अ अरिथमेटिक ग्रोथ। अरिथमेटिक ग्रोथ में हम एक ग्राफ भी बनाना जानते हैं। तो इसका जो ग्राफ होता है वो कैसा होता है? अरिथमेटिक ग्रोथ के ग्राफ के लिए अगर आपको टाइम एंड हाइट से हाइट और लेंथ के विद रिस्पेक्ट ग्राफ बनाना है तो वो एक स्ट्रेट लाइन की तरह शो होता है, एकदम स्ट्रेट लाइन रहता है, लीनियर रहता है। जब आप ज्योमेट्रिक ग्रोथ के अंदर आते हो तो ज्योमेट्रिक ग्रोथ का थोड़ा सा पॉइंट डिफरेंट है। इसमें भी क्या हुआ, वी विल स्टार्ट विद द वन डॉटर सेल। एक डॉटर सेल से आपने स्टार्ट किया, बच्चा इसने डिवाइड होने का फैसला लिया तो हमारे पास एक के बाद कितने सेल्स बने? एक के बाद सेल्स बने 2। यहाँ अरिथमेटिक पे होते तो एक सेल डिफ्रेंशिएट होने का फैसला लेता। ज्योमेट्रिक के दौरान दोनों ही डॉटर सेल आर गोइंग टू डिवाइड। अगर ये दोनों ही डिवाइड हो गए इसका मतलब मेरे पास अगले पॉइंट पे यहाँ पर कितने सेल्स होने चाहिए? 4। तो कौन सा नंबर खत्म ही हो गया? 3 नंबर तो आया ही नहीं, क्योंकि 1 से 2 गए, 2 से 4 गए। अब आपका दिमाग चलना चाहिए कि मैम अगर यहाँ पर 4 हैं और फिर से चारों डॉटर सेल्स फैसला लेते हैं टू डिवाइड, दैट मीन्स अगले ही पॉइंट पे कितने सेल्स होने चाहिए? 8। उसके अगले पॉइंट पे कितने सेल्स होने चाहिए? 16, 16 होने चाहिए। दैट मीन्स इस जगह पर आपको कोई कांस्टेंट रेट नहीं दिख रहा बच्चा। एट एवरी डिवीजन मैं सिर्फ एक सेल ऐड नहीं कर रही, बल्कि इस बात पे डिपेंड कर रहा है कि पहले कितने सेल्स हैं। अगर पहले सेल 4 सेल्स हैं तो हम 4 सेल ऐड करेंगे। अगर पहले 8 सेल हैं तो हम उसके बाद 8 ही सेल्स और ऐड करेंगे, क्योंकि 8 के बाद कितने सेल्स बनते हैं? 16। तो इनिशियल नंबर पे आपके पास 8 हुआ, फाइनल पे आपके पास 16 हुआ। क्लियर? तो इसका ग्राफ लीनियर तो हो ही नहीं सकता, स्ट्रेट लाइन तो हो ही नहीं सकता, बल्कि इसका ग्राफ कैसा होगा? अगर मुझे इसका ग्राफ ड्रॉ करना हो तो इसका ग्राफ इस तरीके से होता है। शुरू में तो हमेशा आपके पास एक लैग फेज आता है, एक लैग फेज रहता है, उसके बाद एक लॉग फेज आता है और उसके बाद आपके पास एक स्टेशनरी फेज आता है। इसे हम बोलते हैं सिग्मोइड, जो कि बहुत सारे नेचुरल सिस्टम्स में एक करेक्टरिस्टिक कर्व है जो हमें मिलता है। क्लियर? अब हमारे पास एनसीईआरटी में ये भी एक डायग्राम था, ठीक है, इसको भी क्यों छोड़ना। जाइगोट, ये आपके पास 2 सेल, उसके बाद आपके पास 4 सेल, उसके बाद आपके पास यहाँ पर कितने सेल्स आ गए? 8 सेल्स। उसके बाद अगर मैं और बनाती तो होता ये मे बी 16 सेल मैं यहाँ पर शो करती। अब आप खुद सोच के बताइए, 2, 4, 8, दैट मीन्स ये कौन सा फेज चल रहा था? ज्योमेट्रिक। कहानी किससे शुरू की है? जाइगोट से। इसका मतलब मैं किसके बारे में बताना चाह रही हूँ? एम्ब्रियो के बारे में बच्चा। जब एम्ब्रियो ग्रो करता है ना तो वो शुरू में ज्योमेट्रिक ग्रोथ दिखाता है, ठीक। उसके बाद उसके कुछ सेल्स में डिवाइड होने की कैपेबिलिटी रहती है, और जो बाकी के सेल्स हैं यहाँ पर आपके पास क्या हुआ? कुछ सेल्स डिवाइड करने की कैपेबिलिटी शो करते हैं और कुछ सेल्स डिवाइड होना बंद हो जाते हैं। भाई प्राइमरी प्लांट बॉडी भी तो बनानी है, सारे सेल्स डिवाइड ही होते रहेंगे तो फिर बच्चा प्लांट को उसकी मॉर्फोलॉजी मिलेगी कैसे? रूट, लीफ, स्टेम दिखेगा कैसे? डिफ्रेंसिएशन भी तो ज़रूरी है ना। तो कुछ सेल्स विल कीप ऑन डिवाइडिंग, कुछ सेल्स विल लूज देयर कैपेसिटी टू डिवाइड, तो कुछ डिफ्रेंशिएट हो गए। इसका मतलब इस पर्टिकुलर डायग्राम में मुझे कौन सा फेज दिखने लगा है? मुझे ना अरिथमेटिक फेज दिखने लगा है। यहाँ तक तो मुझे कौन सा फेज दिखाई दे रहा था? ज्योमेट्रिक फेज। लेकिन यहाँ पर मुझे कौन सा फेज दिखना शुरू हो गया? अरिथमेटिक फेज। तो अगर कोई मेरे से क्वेश्चन पूछे ड्यूरिंग द एम्ब्रियो डेवलपमेंट कौन सी ग्रोथ होती है, कौन से वाली डिवीजन होती है, तो मैं कहूँगी अरिथमेटिक भी होगा और ज्योमेट्रिक भी होगा। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट इज द फिगर गिवन बिलो शो ग्रोथ ऑफ 2 लीव्स इन 1 वीक। क्लियर? अब यहाँ पर आपके पास क्या चीज़ बिल्कुल सेम है दोनों पत्तों के लिए? 1 वीक का टाइम। तो टाइम तो आपके पास सेम हो गया। उसके बाद करेक्ट ऑप्शन विद रिस्पेक्ट टू RGR एंड AGR। ऐसे क्वेश्चंस के लिए अगेन एक और एडवाइस है आपके लिए बच्चा, अगर आपके पास ऐसा कोई क्वेश्चन होता है तो उसमें ऑप्शंस पहले देखने का कोई फ़ायदा नहीं है। ऐसे क्वेश्चन को पहले सॉल्व कर लो, उसके बाद आप ऑप्शन देखो,
क्योंकि पहले ऑप्शंस देखोगे यू विल गेट कन्फ्यूज्ड। तो हमें क्या करना है, पहले RGR और AGR फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो AGR को फाइंड आउट करने के लिए पहले मैं ज़रा देख लूँ कि इसको फाइंड आउट करते कैसे हैं। ठीक, करना भी तो आना चाहिए ना इसमें। तो ये है क्या, दिस इज टोटल ग्रोथ, टोटल ग्रोथ पर यूनिट टाइम, पर यूनिट टाइम। तो पर यूनिट टाइम हमारे पास जो ग्रोथ होती है उसे AGR कहते हैं, क्लियर। और जो हमारे पास RGR है, RGR का डेफिनेशन क्या है, इसका डेफिनेशन है कि ग्रोथ इन गिवन टाइम पीरियड, गिवन टाइम पीरियड बाय इनिशियल वैल्यू। इनिशियल वैल्यू का मतलब है कि जो आपके पास मेजरमेंट है एट द स्टार्ट। तो हमारे पास शुरू में कितना ग्रोथ है, अब कितना ग्रोथ हुआ, उसे हम RGR कहते हैं। तो बच्चा एक तो हो गए AGR, सिंपल भाषा में बताती हूँ, एक हफ्ते में कितनी ग्रोथ हुई है, खत्म। एक हफ्ते में कितनी ग्रोथ हुई है उसे AGR कहते हैं। RGR कहता है कि जितनी ग्रोथ एक हफ्ते में हुई है वो तो ठीक है भाई, पहले कितनी थी, तब शुरू तो बताओ, शुरू में कितनी थी। तो ये जो आपके पास कंपैरिजन है ना, कि आपने जहाँ इनिशियल पैरामीटर लेके आना है वो आपका RGR का वैल्यू है। और एक आपको हिंट और देती हूँ बच्चा, RGR की हमेशा आंसर परसेंटेज में होती है, और AGR का जो पर्टिकुलर आंसर होता है वो परसेंटेज में नहीं, यूनिट्स में ही रहता है। अगर यूनिट्स बंदे को मेंशन करने, एग्जामिनर को मेंशन करने हैं तो यहाँ पर हम AGR फाइंड आउट कर लेते हैं। AGR बच्चा ये आपके पास है लीफ A और ये आपके पास है लीफ B। तो लीफ A फाइनल वैल्यू क्या है मेरे पास, 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। इनिशियल वैल्यू क्या है मेरे पास, 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। और यहाँ पर आपको एक चीज़ और बता दूँ, सेंटीमीटर स्क्वायर, दैट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट सरफेस एरिया। मैंने आपको पहले भी कहा था कि जब आप लीफ में ग्रोथ देखते हो तो वो सरफेस एरिया में होती है, तो यहाँ पर इसीलिए सेंटीमीटर स्क्वायर का नाम दिया हुआ है। तो 8 सेंटीमीटर माइनस 4 सेंटीमीटर स्क्वायर, दैट मीन्स यहाँ पर कितनी AGR हुई, 4 सेंटीमीटर स्क्वायर पर वीक। ये एक हफ्ते में पर वीक इतनी ग्रोथ हुई। अब हम लीफ B देख लेते हैं। तो अगर आप लीफ B को है तो उसको मेरे साथ करो आप। 44 was the initial, sorry, 44 is the final value, 40 is the initial value। तो कितनी आई, 4 सेंटीमीटर स्क्वायर, अगेन पर वीक, क्लियर। AGR दोनों का क्या रहा, सेम रहा, कितना रहा, 4 रहा। अब रही बात आपके पास RGR की। RGR कैसे मेजर करोगे, ये रहा आपके पास लीफ A। लीफ A में व्हाट वाज द फाइनल वैल्यू, 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। व्हाट वाज द इनिशियल वैल्यू, 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। व्हाट इज द वैल्यू एट द स्टार्ट ऑफ द टाइम पीरियड, दैट वाज 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। प्लस बच्चा इसका आंसर परसेंटेज में होता है तो आपने इसे 100% के थ्रू करना। जैसे आप इसका आंसर ढूंढोगे तो क्या आंसर आना चाहिए, 4 इंटू 100%, दैट मीन्स आंसर शुड बी 100%। रही बात आपके पास लीफ B की, तो जो लीफ B है उसमें व्हाट वाज द फाइनल वैल्यू, 44। व्हाट वाज द इनिशियल वैल्यू, 40। तो यहाँ पर 40, राइट। तो यहाँ पर आपके पास आ गया 100%। नेक्स्ट आ गया 440 इंटू 100%। कितना आंसर आना चाहिए, इसका आंसर आ जाएगा 10%। तो मेरे माइंड में क्लियर है कि जो AGR है दोनों लीव्स का 4 सेंटीमीटर स्क्वायर है, RGR लीफ A का 100% है और लीफ B का 10% है। नाउ आई विल जस्ट लुक एट द ऑप्शंस और बात खत्म। यहाँ पर देखिए AGR लीफ A कितना रहेगा आपके पास, 4, ये ऑप्शन है।
अब ये भी है, ये भी है, तो हमें ऑलरेडी कौन सा तो पता ही आंसर आ ही नहीं सकता बच्चा, ना तो ये आंसर होगा ना ये आंसर होगा। हमारा आंसर या तो ऑप्शन 2 होगा या ऑप्शन 4 होगा। इधर भी इन्होंने यही किया है, कंफर्म भी हो गया। उसके बाद हमारे पास लीफ ए का RGR बच्चा 100% वाला ऑप्शन चाहिए, ये रहा। और इधर से मुझे पास RGR 10% का ऑप्शन चाहिए, ये रहा। तो इसका मतलब एक्चुअली में मुझे मेरा आंसर मिल चुका है, देन इट इज़ द ऑप्शन 4। क्लियर? अब उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। वही वाली चीज़ फॉलो करते हुए कि भाई पहले तो आप देख लो, करेक्ट करना है इनकरेक्ट करना है, उसको अंडरलाइन कर लो आप। तो करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू कंडीशंस नीडेड फॉर ग्रोथ ऑफ अ प्लांट। तो हमें क्या करना है बच्चा, कंडीशंस देखनी है। प्लांट्स के लिए ना कंडीशंस होती हैं, ऐसा नहीं होता प्लांट्स के लिए ही होती हैं, हमारे लिए भी होती हैं। कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, देयर वुड बी सर्टन कंडीशंस उसकी ग्रोथ को इफेक्ट करेगा, प्लांट्स में भी हैं। क्लियर? पहले मैं आपको क्वेश्चन बता देती हूँ, फिर उसको टॉपिक को डिस्कस करती हूँ। वाटर प्रोवाइड्स मीडियम फॉर एंजाइमेटिक एक्टिविटी। बच्चा दिस इज अ करेक्ट ऑप्शन, बिल्कुल ठीक है ये। उसके बाद एवरी प्लांट ऑर्गेनिज्म हैज़ अ ऑप्टिमम टेम्परेचर रेंज, बिल्कुल ठीक है। न्यूट्रिएंट्स आर रिक्वायर्ड फॉर द सिंथेसिस ऑफ प्रोटोप्लाज्म एंड एक्ट एज सोर्स ऑफ एनर्जी, बिल्कुल ठीक है। ऑक्सीजन हेल्प इन रिलीजिंग मेटाबॉलिक एनर्जी, ये भी ठीक है। तो बच्चा यहाँ पर से मुझे चारों स्टेटमेंट्स करेक्ट मिल रही हैं। इसमें बी और डी छूट गया, इधर सी छूट गया, यहाँ पर चारों ऑप्शंस है, तो मेरा आंसर ये है। तो बच्चा थोड़ा सा टॉपिक और एक्सप्लेन करते हुए, जो ग्रोथ होती है ना, ग्रोथ हो चाहे डेवलपमेंट हो, दोनों को दो चीज़ें इफ़ेक्ट करती हैं। जो उसकी कंडीशंस होती हैं, कंडीशन बोल दीजिए चाहे आप बोल दीजिए फैक्टर्स, चाहे आप उसको फैक्टर बोल दीजिए। फैक्टर दो हैं, या तो आप एक्सटर्नल के बारे में बात करते हो या बच्चा आप इंटरनल फैक्टर्स के बारे में बात करते हो। जो तो इंटरनल फैक्टर्स हैं उनमें एक तो होते हैं इंटरसेल्यूलर। इंटरसेल्यूलर के अंदर हमारे पास PGR डिस्कस होता है, PGR। और रही बात आपके पास इंटरा, तो इंटरा सेल्यूलर फैक्टर में हम किसके बारे में बात करते हैं, जीनोमिक। इसमें हम जीनोमिक फैक्टर्स के बारे में बात करेंगे। रही बात एक्सटर्नल में वाटर के बारे में भी बात होती है। यस बच्चा, वाटर एक्ट एज अ मीडियम। वाटर इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर द टर्जिडिटी ग्रोथ ऑल्सो, एक्सटेंशन ग्रोथ ऑल्सो, क्योंकि इसकी वजह से जो प्लांट है वो टर्जिड होता है, उसके सेल्स टर्जिड होते हैं और वो उसको एक्सटेंशन में हेल्प करते हैं। दूसरा, हम कहते हैं कभी भी कोई भी ऑर्गेनिज्म हो, मेटाबॉलिज्म इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ग्रोथ होती ही एट द एक्सपेंस ऑफ मेटाबॉलिज्म है। तो जब हम मेटाबॉलिज्म के बारे में बात करोगे, भाई मीडियम भी तो चाहिए ना जहाँ पर वो केमिकल रिएक्शंस हो सके। तो वो मीडियम कौन सा होता है, मीडियम इज़ वाटर। ओके, तो पानी तो चाहिए ही है भाई। पानी क्यों चाहिए, ताकि मेटाबॉलिक रिएक्शंस हो। मेटाबॉलिक रिएक्शंस क्यों चाहिए, ताकि प्लांट की ग्रोथ हो। तो ये लाइन बिल्कुल ठीक है। एवरी प्लांट ऑर्गेनिज्म हैज ऑप्टिमम टेम्परेचर। इस पॉइंट को आप कहीं मर्जी पढ़ लीजिए, आप बायोमोलिक्यूल्स में पढ़ लो, आप यहाँ मेरे से सुन लो। तो हमेशा क्या होता है, जो एंजाइम्स हैं, एंजाइम्स का हमेशा एक टेम्परेचर रेंज रहता है कि यार मैं इस पर्टिकुलर टेम्परेचर पे ऑप्टिमम परफॉर्मेंस दे सकता हूँ। अगर आपने टेम्परेचर घटा दिया तो भी प्रॉब्लम है, अगर आपने टेम्परेचर बढ़ा दिया तो भी प्रॉब्लम है। तो दोनों ही केसेस में एनी डिविएशन फ्रॉम द ऑप्टिमम टेम्परेचर इज गोइंग टू बी द डेट्रीमेंटल। डेट्रीमेंटल का मतलब क्या होगा, नुकसानदायक है, हार्म करेगा, ठीक है, डेट्रीमेंटल होगा फॉर द प्लांट की ग्रोथ। उसके बाद न्यूट्रिएंट्स आर रिक्वायर्ड फॉर द सिंथेसिस ऑफ प्रोटोप्लाज्म। yes बच्चा, वी हैव डिफरेंट टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट्स, इट कुड बी माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, इट कुड बी मैक्रो न्यूट्रिएंट्स। तो वो जो न्यूट्रिएंट्स हैं, अरे भाई प्रोटोप्लाज्म बनाना है तो न्यूट्रिएंट्स तो चाहिए ही ना, सामान बनाना है तो न्यूट्रिएंट्स तो चाहिए ही होगा, रॉ मटेरियल तो चाहिए ही होगा। एंड एक्ट एज सोर्स ऑफ एनर्जी, ऑब्वियसली यस, न्यूट्रिएंट्स, CO2 मिलेगा, पानी मिलेगा, तभी तो आप शुगर बनाओगे, और जो शुगर है वही तो आपके पास सोर्स होगा ना प्लांट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। ऑक्सीजन हेल्प इन रिलीजिंग मेटाबॉलिक एनर्जी। अरे ऑक्सीजन होगी तभी तो रेस्पिरेशन होगा, रेस्पिरेशन होगा तो एनर्जी आएगी, एनर्जी आएगी तो प्लांट्स जो हैं वो अपनी ग्रोथ शो कर सकते हैं। क्योंकि आप चाहे मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी की बात करो बच्चे, चाहे आप इलोंगेशन के बारे में बात करो, चाहे आप डिफ्रेंसिएशन के बारे में बात करो,
हर एक प्रोसेस में एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। क्लियर? तो इसके थ्रू हमें क्या चीज़ पता चल गई, हमें फैक्टर समझ में आ गए कि यार ये फैक्टर्स जो हैं वो हमें ग्रोथ के लिए चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मैच द फंक्शंस ऑफ अ ग्रोथ, राइट? इस क्वेश्चन के लिए भी आपके लिए एक सुझाव, जब भी आप मैच के क्वेश्चंस के बारे में बात करते हो बच्चा पहले अपना आंसर बना लो, इसमें भी अपना आंसर बना लो, ठीक है? अब आपको पता है कि हम पर बोला है डिफरेंशिएशन, यहाँ लिखा मेरिस्टेम और टिश्यू आर एबल टू डिवाइड प्रोड्यूस सेल्स दैट वंस अगेन, यहाँ पर हम अगेन की बात कर रहे हैं, अभी तो हम पहली डिफरेंशिएशन की बात कर रहे हैं। अगेन तो ऐसी बात नहीं होगी जैसे कुछ दोबारा होना हो, तो मुझे लग रहा है अगेन वाला ऑप्शन डिफरेंशिएशन के लिए नहीं बल्कि किसके लिए होना चाहिए था, रीडिफरेंशिएशन के लिए, राइट? तो ये तो किसके साथ मैच करना चाहिए, रीडिफरेंशिएशन के साथ होना चाहिए, तो सी पी के साथ मैच होना चाहिए। पर खैर, वंस अगेन लूज द कैपेसिटी टू डिवाइड बट मैच्योर टू परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शन, तो यहाँ पर दोबारा से अपने आप को कैपेबल बनाने की, दोबारा से अपने आप को डिफ्रेंशिएट करने की बात हुई है, तो ये ऑप्शन आपका रीडिफरेंशिएशन के साथ मैच होना चाहिए। तो दूसरी ऑप्शन देख लेते हैं, सेल अंडरगो फ्यू टू मेजर स्ट्रक्चरल चेंजेस बोथ इन देयर सेल वॉल एंड प्रोटोप्लाज्म। बच्चा यही बात मैं आपको पहले समझाने की कोशिश कर रही थी, डिफ्रेंशिएशन के दौरान कैसे भी हो, ठीक है? तो डिफ्रेंशिएशन के दौरान बच्चा सेल वॉल मॉडिफिकेशंस भी होती हैं, आपके पास प्रोटोप्लाज्मिक मॉडिफिकेशंस भी होती हैं, जिसे हम कलेक्टिवली स्ट्रक्चरल मॉडिफिकेशंस भी कहते हैं। तो ये सारी चीज़ कब होगी, हमारा जो ए है वो किसके साथ मैच होना चाहिए, क्यू के साथ ही हमारा मैच हो जाना चाहिए। रही बात वैसे भी एक ही बचा, दैट इज़ अ डी डिफ्रेंशिएशन। डी डिफ्रेंशिएशन कैसा प्रोसेस होता है जिसमें डिफ्रेंशिएशन को खो दिया, कोई ज़रूरत होगी दोबारा से, क्योंकि जो परमानेंट सेल्स होते हैं ना बच्चे, वो डिवाइड नहीं करते। डिफ्रेंशिएशन के बाद परमानेंट सेल बनता है और परमानेंट सेल नॉर्मली डिवाइड नहीं करते। अगर प्लांट की रिक्वायरमेंट हो कि यार मेरे को फिर से डिवाइडिंग कैपेबिलिटी चाहिए, तो वो अपनी डिफ्रेंशिएशन को खो देता है। तो डिफ्रेंशिएशन को खो देना इज नोन एज डी डिफ्रेंशिएशन। Cells that have lost capacity to divide can regain capacity of division under certain conditions. Then this process is known as de-differentiation. तो बच्चा मेरा आंसर क्या बनने जा रहा है, B किससे मैच हुआ, R के साथ, तो मेरा आंसर है A Q के साथ, A Q के साथ नहीं है, तो इसका मतलब ये ऑप्शन तो नहीं होगा। A R के साथ गलत हो गया, A Q के साथ हाँ ये हो सकता है, B R के साथ ये भी है, C P के साथ यस, सो माय ऑप्शन इज दिस, ये मेरा ऑप्शन होगा। क्लियर? उसके बाद एक अद्धी बात आपको और बता दूं, बच्चा जब हमारे पास शुरू में एक मेरिस्टेम है, इट अंडरगो डिफ्रेंशिएशन से प्लांट की बॉडी बनी। जब हम कहते हैं कि यार मान लो पौधे को ना सेकेंडरी ग्रोथ करनी है, तो उसको इंटरफेसिकुलर कैम्बियम बनाना है या उसको कॉर्क कैम्बियम बनाना है, तो उस टाइम पे वो कौन सा इवेंट शो करेगा, डी डिफ्रेंशिएशन। बेसिकली कॉर्क कैम्बियम, इंटरफेसिकुलर कैम्बियम, दे आर प्रोडक्ट ऑफ डी डिफ्रेंशिएशन। अब इंटरफेसिकुलर कैम्बियम जब दोबारा से उसके बने हुए सेल्स डिफ्रेंशिएट करते हैं तो क्या बनता है, सेकेंडरी जाइलम एंड सेकेंडरी फ्लोएम। ओके, कॉर्क कैम्बियम जब रीडिफ्रेंशिएट करता है, उसके जब सेल्स रीडिफ्रेंशिएट करते हैं तो क्या बनता है, एक तरफ तो कॉर्क, एज अ नेम सजेस्ट कॉर्क कैम्बियम कॉर्क बनाएगा, और एक तरफ क्या बनाता है, वो सेकेंडरी कॉर्टेक्स बनाता है। तो बच्चा सेकेंडरी कॉर्टेक्स का बनना, कॉर्क का बनना, दे आर प्रोडक्ट ऑफ, वो किसका प्रोडक्ट होगा, इट इज़ गोइंग टू बी द प्रोडक्ट ऑफ रीडिफ्रेंशिएशन। एक और बच्चा टिश्यू कल्चर भी मैंने आज कराना है, कैलस का बनना, ठीक है, कैलस का बनना इन टिश्यू कल्चर इज अगेन अ रिजल्ट ऑफ डी डिफ्रेंशिएशन, ठीक है, बल्कि डी डिफ्रेंशिएशन इज द की फॉर द कैलस फॉर्मेशन। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2। बच्चा इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं हमारे पास काफ़ी सारे, तो हर स्टेटमेंट को इंडिपेंडेंट ही डील करना है। तो प्लांट्स फॉलो डिफरेंट पाथवेज इन रिस्पॉन्स टू इन्वायरमेंट और phases of life to form different kind of structures and its ability is called plasticity। ये एज सच इंडिपेंडेंट क्वेश्चन भी ऑलरेडी नीट में पूछा गया हुआ है कि प्लास्टिसिटी क्या होती है। बच्चा जो प्लास्टिसिटी है ना, जैसे हम तो एनिमल्स हैं,
हमें कोई इन्वायरमेंट से प्रॉब्लम हो हम तो दौड़ जाएंगे, प्लांट्स थोड़ी दौड़ सकते हैं। प्लांट्स को तो वहीं रह के ही अडेप्ट करना पड़ता है अपने आप को। तो कुछ पौधों ने अपने अंदर एक एबिलिटी जनरेट करी कि वो न्यू टाइप ऑफ स्ट्रक्चर्स बना सकते हैं बिना अपने जीन्स को चेंज किए। न्यू टाइप के स्ट्रक्चर्स को बना पाने की जो कैपेबिलिटी है उसे हम क्या कहते हैं, प्लास्टिसिटी कहते हैं। तो वो न्यू डिफरेंट वेज शो करता है, न्यू प्लांट पार्ट्स बना सकता है, तरीका बदल सकता है। लेकिन वो कब है, वो इन्वायरमेंट की वजह से भी हो सकता है और फेजेस की वजह से भी हो सकता है। मैम ये फेजेस ऑफ लाइफ क्या होते हैं? फेजेस ऑफ लाइफ बच्चा होता है, एक तो जुवेनाइल फेज होता है, जब प्लांट जो है ना वो फ्लावर्स नहीं बना सकता, उसमें वो अभी एबिलिटी आई नहीं, देन इट इज़ अ जुवेनाइल फेज। उसके बाद जब वो पौधा फूल बनाने के कैपेबल होता है उसे हम क्या बोलते हैं, इट इज़ अ अडल्ट फेज और द रिप्रोडक्टिव फेज। लास्ट वाला फेज जो होगा इट इज़ नोन एज द सेनेसेंस फेज, राइट। तो इन्होंने कहा कि या तो जब फेज बदला, मतलब जुवेनाइल फेज में कोई और स्टाइल का पत्ता होगा और जब उसका अडल्ट फेज चल रहा है तो अलग टाइप का पत्ता होगा। कहने का मतलब हम पत्ते को देख के पौधे का फेज बता सकते हैं कि इस समय पे ये फेज में है। इन्वायरमेंट भी हो सकता था, तो अलग टाइप के स्ट्रक्चर्स बना पाना इन रिस्पॉन्स टू द फेज, इन रिस्पॉन्स टू द इन्वायरमेंट, उसे क्या बोला जाता है, प्लास्टिसिटी बोला जाता है। नेक्स्ट आगे स्टेटमेंट 2, कॉटन एंड कोरिएंडर शो हेट्रोफिली। बच्चा हेट्रोफिली का मतलब है अलग अलग टाइप के पत्ते बना पाना। जैसे मैंने अभी समझाया, जुवेनाइल फेज में अलग स्टाइल का पत्ता है और अडल्ट फेज में अलग टाइप का पत्ता है। पौधा अगर पानी में है तो अलग स्टाइल का पत्ता है और अगर वो ग्राउंड पे है, टेरेस्ट्रियल हैबिटेट में है, तो अलग स्टाइल का पत्ता है। तो कॉटन एंड कोरिएंडर शो हेट्रोफिली ड्यू टू चेंज इन द इन्वायरमेंटल कंडीशन। बच्चा ये स्टेटमेंट रॉन्ग है। Cotton and coriander do not show environmental heterophily. They actually show developmental plasticity. इनका डेवलपमेंट का प्रॉब्लम होता है, इन्वायरमेंट का नहीं, बल्कि इन्वायरमेंट में जिसका एग्जाम्पल आना चाहिए वो है बटर कप, राइट। तो मेरी ये स्टेटमेंट तो ठीक है लेकिन मेरी ये स्टेटमेंट तो गलत हो गई। तो मुझे देखना है स्टेटमेंट 1, 2 आर करेक्ट, नो। स्टेटमेंट 1, 2 आर इनकरेक्ट, नहीं, ये भी ऑप्शन नहीं है। 1 is correct but statement 2 is incorrect, yes, this is my answer, right? ये मेरा आंसर हुआ। अब इसको प्लास्टिसिटी को थोड़ा सा और हम समझते हैं। ऊपर वाला जो डायग्राम है ये वाला, दिस इज शोइंग डेवलपमेंटल प्लास्टिसिटी। ये डेवलपमेंटल प्लास्टिसिटी को शो करने के लिए जुवेनाइल एंड एडल्ट, और ये जो डायग्राम है वो लार्क्सपर का है कि लार्क्सपर के जुवेनाइल फेज में ब्रॉड सिंपल लीफ लैमिना आपको नज़र आएगा, लेकिन जब वो अडल्ट में आता है तो इट इज़ गोइंग टू शो पिनेटली कंपाउंड लीफ। एक तो पिनेटली कंपाउंड लीफ हो गया, लोब्ड लीफलेट है, तो यहाँ पर ये लीफलेट है, पूरा तो लीफ ही है, और यहाँ पर ये सिंपल लीफ है बच्चे, ठीक। तो हमने पत्ते के स्टाइल को बदलते हुए देखा। ये वाला जो आपके पास टेरेस्ट्रियल एंड इक्वेटिक के बारे में है, दिस इज नोन एज इन्वायरमेंटल प्लास्टिसिटी। ये इन्वायरमेंटल प्लास्टिसिटी होगी, जिसका एग्जाम्पल मैंने आपको कौन सा बताया अभी कि किसके रिगार्डिंग है, बटरकप के रिगार्डिंग है। बटरकप जब तो होता है टेरेस्ट्रियल हैबिटेट में तब तो इस टाइप का पत्ता बनाता है, आपको लैमिना थोड़ा सा ब्रॉड नज़र आ रहा है इसमें, लेकिन जब आप इक्वेटिक हैबिटेट में बात करोगे तो वो बनाता है फाइनली डाइसेक्टेड लीव्स, फाइनली बहुत ही बारीक तरीके से कटे हुए पत्ते, डाइसेक्टेड लीव्स। तो ये जो करेक्टर है वो वाटर का है, ताकि जो वाटर करंट्स है वो उसको फर्दर हार्म ना कर सके, ठीक। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आए। बच्चा दिस इज़ द पीजीआर टॉपिक। पीजीआर टॉपिक स्टार्ट हो गया हमारे पास। इन्होंने बोला है कि यार कॉलम 1 को कॉलम 2 से मैच करो। मेरा वही मेथड रहेगा, मैंने आपको बोला है इसमें आंसर अपना पहले खुद बना लो। एक मैं इसमें कहती हूँ और एक कोई भी न्यूमेरिकल होना तो उसमें भी आपको अपना आंसर पहले ही फ्रेम कर लेना चाहिए। अब यहाँ पर बात हुई, कहते इंडोल कंपाउंड इसमें से कौन है, तो इंडोल कंपाउंड बच्चा ये देखो इसकी फुल फॉर्म ही क्या है, इसमें क्या ही क्रैम कर लेंगे ना, तो ये आपके पास होगा IAA, इंडोल 3 एसिटिक एसिड। अरे जिसके नाम में इंडोल 3 एसिटिक एसिड है वो इंडोल कंपाउंड ही होगा ना, तो जो 1 है
वो किससे मैच करना चाहिए? सी से, वो तो सी से मैच होगा। ओके, नेक्स्ट आ गया एडेनिन डेरिवेटिव। जब तुम एडेनिन डेरिवेटिव की बात करते हो बच्चा, काइनेटिन इज अ एडेनिन डेरिवेटिव, क्योंकि इसका फुल नाम क्या था काइनेटिन का? N6 फरफ्यूराइल अमाइनोप्यूरन, राइट? तो अमाइनोप्यूरन, प्यूरिन इज एडेनिन, प्यूरिन इज दो हो सकते थे, एडेनिन भी हो सकता है, ग्वानिन भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पर वो एडेनिन डेरिवेटिव है। तो दिस इज एडेनिन डेरिवेटिव, तो इसका मतलब मेरा जो सेकंड पार्ट है उसका आंसर ई होना चाहिए। टर्पीन्स, बच्चा जिब्रेलिक एसिड, ये जो आपके पास है वो जिब्रेलिक एसिड है, तो 3 का आंसर क्या होना चाहिए? जिब्रेलिक एसिड, दैट इज अ डी। 4 इज द गैशियस फॉर्म, गैशियस फॉर्म कौन हो गया? C2H4, दैट इज इथाइलिन बच्चा। ये हमें और चीज़ भी बता देता है कि इथाइलिन को हम कैसे और लिख सकते हैं। तो ये इथाइलिन है विच इज़ द गैशियस हार्मोन, बल्कि दिस इज़ द ओनली गैशियस हार्मोन जो हमें प्लांट्स में पता है, ठीक है? तो आपके पास 4A हो गया। नेक्स्ट आ गया 5। जब आप 5 के बारे में देखेंगे, डेरिवेटिव ऑफ कैरोटीनॉइड, डेरिवेटिव ऑफ कैरोटीनॉइड इज ABA। मुझे नहीं पता पर बहुत सारे बच्चे इसमें गड़बड़ करते हैं, दे टेंड टू फॉरगेट दिस, कि कैरोटीनॉइड जो है वो ABA जो है वो कैरोटीनॉइड का डेरिवेटिव है, ठीक है? तो ये दोनों आपस में रिलेटेड हैं, तो ये हो जाएगा आपके पास B। अब मैं ऑप्शंस देखती हूँ, IB नहीं हो ही नहीं सकता ना, मेरा तो आंसर कह रहा है कि I का C के साथ होना चाहिए, तो ये तो ऑप्शन गया, ये वाला ऑप्शन भी गया। IC ID, बच्चा मुझे आगे जाने की ज़रूरत ही नहीं है, मेरा क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है, वो भी आई को मैच करने से, ठीक है? और इसी से एक लाइन आपको और बताती हूँ बच्चा, जो PGRs होते हैं, अगर कोई मुझे कहेगा कि यार उनका डाइवर्स केमिकल कंपोजिशन हो सकती है, तो मैं कहूँगी बिल्कुल हो सकती है, ये आपके सामने प्रूफ है। जो PGRs हैं वो सिंपल स्मॉल मॉलिक्यूल्स हैं विद देयर डाइवर्स केमिकल कंपोजिशन, और जो हॉर्मोन्स हैं वो किस मात्रा में काम करते हैं बॉडी में? वो लो कंसंट्रेशन में ही काम करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी स्टेटमेंट्स इज और आर करेक्ट? कितनी स्टेटमेंट्स यहाँ पर से करेक्ट हैं? ऑक्सिन वॉज आइसोलेटेड बाय FW वेंट फ्रॉम द टिप्स ऑफ कॉलिपटाइल ऑफ कैनरी ग्रास। मुझे ऐसा लग रहा है हिस्ट्री का क्वेश्चन है ना? हिस्ट्री के बारे में पता कर रहे हैं। कैनरी ग्रास वो भी वेंट, नो, कैनरी ग्रास पर काम किया था डार्विन ने, जिसकी वजह से ऑक्सिन्स डिस्कवर हुए थे। लेकिन जो वेंट का काम है, वेंट जिसने हमें बायोवेस टेस्ट दिया ऑक्सिन का, इट इज़ अवीना कॉलिपटाइल कर्वेचर टेस्ट। अवीना का कॉमन नेम ओट्स है, इसका मतलब इसने कैनरी ग्रास पे नहीं बल्कि ओट सीडलिंग पर काम किया, ओट सीडलिंग पर, ठीक है? तो ये वाला जो स्टेटमेंट है वो मेरी तरफ से गलत है। द फुलिश सीडलिंग डिजीज ऑफ राइस सीडलिंग्स वॉज caused by bacteria pathogen जिब्रेल्ला फिजिकुराई। प्रॉब्लम पता है क्या है? जिब्रेल्ला फिजिकुराई ठीक है, फुलिश सीडलिंग डिजीज ऑफ राइस भी ठीक है, वेयर इज द प्रॉब्लम? बच्चा बैक्टीरिया नहीं है, बैक्टीरिया की जगह कौन होना चाहिए था? फंगस होना चाहिए था, तो इट इज़ बिकॉज ऑफ द फंगल पैथोजन, नॉट द बैक्टीरियल पैथोजन। नेक्स्ट है हमारे पास मिलर एटल। जो मिलर एटल है 1955 आइडेंटिफाइड एंड क्रिस्टलाइज साइटोकाइनेसिस प्रमोटिंग सबस्टांस दैट इज टर्म्ड एज काइनेटिन। ये लाइन बिल्कुल ठीक है, ये तो गलत है, ये वाली लाइन बिल्कुल ठीक है। बच्चा जब मिलर और उसके जो साथी थे, उसके जो टीम मेंबर्स थे, दे वर वर्किंग ऑन टबैको टिश्यू कल्चर, तो जब वो टबैको टिश्यू कल्चर पर काम कर रहे थे, उनको ऐड करनी पड़ती थी चीज़ें, कभी DNA ऐड करना पड़ता था, कभी वेस्कुलर एक्सट्रैक्ट ऐड करना पड़ता था, कभी यीस्ट एक्सट्रैक्ट ऐड करना पड़ता था, तो बहुत कुछ ऐड करना पड़ता था। दोनों सब में कॉमन क्या था? सबके अंदर कॉमन ये चीज़ थी कि बच्चा इनमें ना साइटोकाइनेसिस के लिए कोई प्रमोटिंग सब्सटेंस चाहिए था। कैरियोकाइनेसिस तो हो जाएगी, साइटोकाइनेसिस भी तो चाहिए ना, तो साइटोकाइनेसिस को प्रमोट करने के लिए एक चीज़ डालनी पड़ती थी। तो उसको जो एक हम कहते हैं रिक्वायरमेंट है, वो या तो यीस्ट एक्सट्रैक्ट से वो मेजर होती थी, या बच्चा वो वैस्कुलर एक्सट्रैक्ट के थ्रू पूरी होती थी, या फिर DNA के थ्रू पूरी होती थी। लेटर ऑन हेरिंग स्पर्म को DNA को ऑटोक्लेव करके जब उन्होंने डाला उसमें, तो साइटोकाइनेसिस हुआ। बाद में उसी DNA को एज अ काइनेटिन इन्होंने डिस्कवर किया।
तो ये वाला लाइन जो है वो बच्चा बिल्कुल ठीक है। तो काइनेटिन इज़ नॉट नेचुरली अक्रिंग साइटोकाइनेसिस, काइनिन जो साइटोकाइनेसिस को प्रमोटिंग सब्सटेंस हम कहते हैं। अगर आपको नेचुरल का एग्जांपल चाहिए तो दैट शुड बी जियाटिन, क्योंकि नेचुरल साइटोकाइनिन जो था वो जियामेज और कॉर कर्नल से, जियामेज एंड जो हमारे पास कोकोनट है उससे डिस्कवर हुआ था। During mid-1960, 3 independent researchers reported the purification and chemical characterization of 3 different kind of inhibitors, that is inhibitor B, abscission 2, dormin। ये बात बिल्कुल ठीक है। इन सब ने इसके बारे में बात करी, बाद में पता चला बच्चा तीनों एक ही चीज़ हैं, फिर कलेक्टिव उसका जो नाम रखा गया दैट वाज ABA, जिसे हम एब्सिसिक एसिड के नाम से जानते हैं। Cousins confirmed the release of volatile substance from ripened oranges that hastens the ripening of stored ripened bananas। ये लाइन भी बिल्कुल ठीक है बच्चा, बल्कि लाइंस जो हैं वो सारी NCERT की लाइंस हैं। तो कॉजन्स ने ये चीज़ बताई थी कि यार एक कुछ तो ऐसा है जो राइपेंड ऑरेंजेस से गया और जिनकी वजह से जो अनराइपेंड बनानास है वो पक गए, बट ही वॉज नॉट एक्चुअली अवेयर अबाउट द हार्मोन। तो बाद में पता चला था कि वहाँ पर एक पर्टिकुलर हार्मोन के बारे में बात हो रही थी जिसका नाम क्या है, इथाइलिन। पर खैर मेरा क्वेश्चन क्या है कि कितने स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। तो करेक्ट में ये तो इनकरेक्ट है, ये तो गलत है, ये वाली भी गलत है, ये बाकी की 3 करेक्ट हैं। तो इसका मतलब कितनी करेक्ट हुई? माय आंसर शुड बी ऑप्शन नंबर 1। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑक्सिन्स। ओके, पता लग गया कि ऑक्सिन के बारे में क्वेश्चन है। आर वाइडली यूज्ड एज हर्बिसाइड एंड इट इज़ ऑफन यूज्ड टू प्रिपेयर वीड फ्री लॉन्स बाय गार्डनर। ये बच्चा 2-3 ईयर्स पहले हमारे नीट में भी आया हुआ था कि जो ऑक्सिन्स हैं वो एज अ हर्बिसाइड यूज़ होते हैं वीड फ्री लॉन्स को मेंटेन करने के लिए। रीज़न वॉज जो आपके पास ऑक्सिन है, कौन से ऑक्सिन के बारे में बात हो रही है? यहाँ पर बात हो रही है 2,4-D के बारे में। ओके तो जो ये हमारे पास है दैट इज़ 2,4-डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड, इसके बारे में बात हो रही है। तो क्यों हम इसको यूज़ करते हैं? बिकॉज इट डज नॉट अफेक्ट मैच्योर मोनोकॉट प्लांट्स। अगर किसी ने लॉ नहीं मेंटेन करना है तो घास ही लगाएगा ना, वहाँ पर ग्रास ही लगाएगा, और ग्रास क्या होता है? मोनोकॉट। और जो 2,4-D हर्बिसाइड है ये ग्रासेस को इफेक्ट ही नहीं करता। तो इसका मतलब वहाँ से अगर मुझे डाइकॉट वीड्स को हटाना है तो आई कैन कंफर्टेबली यूज़ दिस पर्टिकुलर हर्बिसाइड। तो ये लाइन बिल्कुल ठीक है। इंड्यूस पार्थिनोकार्पी, बच्चा बिल्कुल ठीक है ये लाइन। इट्स यूज्ड इन लो अमाउंट, इट इज़ यूज्ड टू इंड्यूस पार्थिनोकार्पी एज पर NCERT, पार्थिनोकार्पी ऑफ टमाटोस। इट इंड्यूस एपिकल डोमिनेंस। बच्चा अब एपिकल डोमिनेंस क्या होती है? एपिकल डोमिनेंस का मतलब होता है जब तक हमारे पास ये एपिकल बड है, जब तक भी हमारे पास ये एपिकल बड है, ये लेटरल बड्स को ग्रो होने नहीं देगी। जब तक एपिकल बड जिंदा है वो लेटरल बड्स को ग्रो होने नहीं देती। तो कौन डोमिनेट कर रहा है बाकियों के ऊपर? कौन अपना हुक्म जमा रहा है? इट इज़ अ एपिकल बड। तो एपिकल बड इज गोइंग टू इनहिबिट the growth of the lateral buds. This is referred to as apical bud. अगर मैं एपिकल बड हटा दूं तो क्या होगा? अगर हम एपिकल बड हटा दें तो क्या होगा? बच्चा एपिकल बड हटा देंगे तो जो लेटरल वाली बड्स हैं उनको इन द फॉर्म ऑफ ब्रांचेस ग्रो करने का मौका मिलेगा। क्लियर? तो लेटरल ब्रांचेस, अगर मुझे हम कहते हैं कि इसको हम इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट को इसे बोलते हैं डीकैपिटेशन। जब हमने यहाँ से इसका जो हेड है वो हटा दिया ना, एपिकल बड हटा दी ना, तो उसे बोलते हैं डीकैपिटेशन। तो जो डीकैपिटेशन है ना हमारी, वो बेसिकली क्या है कि हमने एपिकल बड हटाया, तो जैसे हटाया तो लिटिल बड्स ग्रो करें। तो इस कॉन्सेप्ट को हम कहाँ यूज़ करते हैं? इस कॉन्सेप्ट को हम यूज़ करते हैं इन द टी प्लांटेशन एंड इन द हेज मेकिंग। क्लियर? तो मैं वापस आ रही हूँ उसी क्वेश्चन के ऊपर। तो मुझे एपिकल डोमिनेंस का पता लगा, तो ऑक्सिन इस बात को इंड्यूस करती है, ये लाइन भी एकदम ठीक है। कंट्रोल जाइलम डिफ्रेंशिएशन एंड सेल हेल्प इन सेल डिवीजन, बिल्कुल ठीक है बच्चे। जाइलम डिफ्रेंशिएशन हो गया या फिर मेरे पास सेल डिवीजन हो गया, इन सबको ये प्रमोट करती है। तो यहाँ पर आपके पास सारे के सारे ऑप्शंस हैं, ऑक्सिन सारे काम करती है, बल्कि इससे अलावा भी इसके काम हैं। कोई भी आपका स्टेम कटिंग है वेजिटेटिव प्रोपगेशन के दौरान, उसमें रूट्स बनवाने का काम ये करती है, वो भी इसका काम है।
जब हम बात करते हैं कि ओके कोई भी प्लांट है, अगर उसका कोई फ्रूट इमेच्योर है, यंग है, तो उसे गिरने से रोकती है, लेकिन एक बार अगर फ्रूट मैच्योर हो गया तो उसकी एब्सिशन को प्रमोट भी करती है, राइट ये भी हमारे पास इसके कुछ काम है। तो ऑक्सिन हैज़ मेनी फंक्शन, जिसमें से जो लिस्ट आउट किए हुए हैं ये वाले फंक्शन क्या ऑक्सिन के हैं? बिल्कुल हैं। तो हमारे को हमारा आंसर मिल चुका है। नेक्स्ट आ गया हमारे पास क्वेश्चन, हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज और आर इनकरेक्ट। अगेन कितनी इनकरेक्ट हैं? GA प्रमोट बोल्टिंग इन बीट, कैबेजेस एंड मैनी प्लांट्स विद रोजेट हैबिट, ये लाइन बिल्कुल ठीक है। GA causes an increase in length of the axis of grape stalk, बिल्कुल ठीक है। Spraying sugarcane crops with gibberellins increases the length of the stem, thus increase the yield as much by 20 tons per acre, बिल्कुल ठीक है। Spraying juvenile conifers with GA slows down the maturity period, thus leading to delay in seed production, ये गलत है। अगर मैं पहले सिर्फ आंसर पर फोकस करूं कि कितनी इनकरेक्ट हैं, तो बच्चा इनकरेक्ट तो देखो 1 है। हल्का हल्का एक्सप्लेन करते हैं उसको। प्रमोट बोल्टिंग, ये बोल्टिंग क्या होता है? बच्चा बोल्टिंग का मतलब होता है, पहली बात तो रोजेट हैबिट क्या है? रोजेट हैबिट का मतलब होता है जब आपके पास जो पत्ते हैं वो एक दूसरे के बहुत ज़्यादा पास हों, इंटरनोडल इलोंगेशन ना हो, तो उसे बोलते हैं रोजेट हैबिट। तो कोई भी पौधा है आपके पास, जैसे कैबेज उठा लो आप, तो अपने सबने कैबेज देखा ही हुआ है, बहुत सारे पत्ते जो हैं वो पास पास होते हैं उसके। अब जब इसने फ्लावरिंग करनी होती है तो फ्लावरिंग के तुरंत पहले ये क्या करेगा? इंटरनोडल इलोंगेशन करेगा। अगर इंटरनोडल इलोंगेशन किया, इसका मतलब क्या होगा? लीव्स के बीच में इस तरीके से गैप आ जाएगा, ठीक है। तो ये तो होती है बोल्टिंग। कब होती है? प्रायर टू फ्लावरिंग। तो प्रायर टू फ्लावरिंग द प्लांट, दीज पर्टिकुलर प्लांट्स विद द रोजेट हैबिट आर गोइंग टू शो द बोल्टिंग। तो यहाँ पर हुआ क्या? एक्चुअली इंटरनोडल इलोंगेशन हुआ। इंटरनोडल इलोंगेशन कौन करवाता है बच्चा? GA करवाता है। तो GA इज कनेक्टेड विद द इंटरनोडल इलोंगेशन। GA कॉज एन इंक्रीज इन लेंथ ऑफ द एक्सिस ऑफ ग्रेप स्टॉक। बच्चा ग्रेप स्टॉक, सबने ग्रेप्स तो खाई हुए हैं, दीज आर द ग्रेप्स एंड ग्रेप स्टॉक्स, मैंने ग्रेप्स नहीं बनाए हैं, स्टॉक से खाए हैं। तो ये उसकी लेंथ को इंक्रीज कर देता है। ये हमारे पास ग्रेप स्टॉक्स की लेंथ को इंक्रीज कर गया। उससे क्या होता है बच्चा? जो हर ग्रेप है उसको बेटर स्पेस मिलता है टू ग्रो। क्लियर? इसीलिए अगर आपने नोटिस किया हो, पहले के जो ग्रेप्स है बहुत ही ज़्यादा छोटे साइज़ के थे, लेकिन आजकल अगर आप उससे कंपेयर करते हो तो ग्रेप्स का साइज़ थोड़ा सा बेटर हो चुका है, थोड़ा इलोंगेट हो चुका है। स्प्रेइंग शुगर केन क्रॉप्स विद द जिब्रेलिन्स, ये वाला जो क्वेश्चन है ये ऑलरेडी नीट में आया हुआ है, 2 बार आया हुआ है बच्चा, कि शुगर केन के ऊपर GA को छिड़कने से कितनी प्रोडक्टिविटी बढ़ गई है। तो उसकी प्रोडक्टिविटी 20 टन्स पर एकड़ तक बढ़ चुकी है। क्यों बढ़ चुकी है मैम? स्टेम के बढ़ने का और शुगर केन की प्रोडक्टिविटी का आपस में क्या लेना देना? स्टेम का बढ़ना, शुगर केन का प्रोडक्टिविटी का बढ़ना इसलिए जुड़ा है क्योंकि शुगर केन स्टोर इट्स फूड इन द फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स विद इन द स्टेम। इसने बच्चा कोई फ्रूट तो बनाया नहीं, ना इसका फ्रूट में कोई खाना है, ना इसके सीड में कोई खाना है, ना इसकी रूट में है, ना कोई ट्यूबर है, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो अपना खाना कहाँ स्टोर करता है? ये अपना खाना सारा स्टेम में स्टोर करता है। तो अगर स्टेम बढ़ेगी तो ऑब्वियस ही बात है कि शुगर कंटेंट बढ़े, उसको स्टोर करने की जगह ज़्यादा मिलेगी, तो प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगी। स्प्रेइंग जुवेनाइल कॉनिफर्स विद GA, बच्चा जुवेनाइल कॉनिफर्स पर अगर आपने GA छिड़का तो वो मैच्योरिटी पीरियड को डिले नहीं कराता, उसको स्पीडअप करवाता है, मतलब कि रिप्रोडक्टिव फेज़ को जल्दी आने देता है। अगर जल्दी आएगा तो उस पर कोन जल्दी बनेंगे, सीड फॉर्मेशन जल्दी होगा। पर यहाँ पर इन्होंने गलत लिख दिया, इन्होंने बोला स्लो डाउन। नो, इट हैसन्स अ मैच्योरिटी पीरियड, तो वो डिले नहीं बल्कि स्पीडअप करेगा किसको? सीड की प्रोडक्शन को, राइट। अब हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो नेक्स्ट है हमारा है दैट इज विच इज़ नॉट फंक्शन ऑफ साइटोकाइनिन। बेसिकली साइटोकाइनिन के बारे में जानना चाह रहे हैं। प्रोड्यूस न्यू लीव्स, बच्चा बिल्कुल ठीक है। साइटोकाइनिन तो लीव्स के बहुत ही फ्रेंडली है। पत्तों को नया पत्ता बनवाना, पत्ते में क्लोरोप्लास्ट बनवाना, पत्ते को ज़्यादा समय के लिए यंग रखना, बेहतर न्यूट्रिशन वहाँ तक पहुँचाना, ये सारे बढ़िया बढ़िया काम जो है ना वो साइटोकाइनिन करता है। तो वो नए पत्ते बनाता है,
प्रमोट न्यूट्रिएंट मोबिलाइजेशन, इसका मतलब क्या होता है? बच्चा, जो पत्ते बूढ़े हो गए हैं उनके पास कोई न्यूट्रिएंट होगा, तो पौधे को पता था कि यार ये पत्ता जो है वो बूढ़ा हो गया, उसको ना अब हमने गिराना है, एक्सरसाइज करना है, तो उसके कुछ न्यूट्रिएंट्स जो पॉसिबल हैं कुछ न्यूट्रिएंट्स को निकाल लेता है। तो न्यूट्रिएंट्स को निकालने में हेल्प कौन करता है? साइटोकाइनिन करता है। और इस न्यूट्रिएंट्स को यंग लीव्स, जिनको न्यूट्रिशन की ज़रूरत है, वहाँ तक उसको मोबिलाइज करता है। उसे कहते हैं न्यूट्रिएंट मोबिलाइजेशन। तो न्यूट्रिएंट मोबिलाइजेशन को प्रमोट करता है बच्चा साइटोकाइनिन। रिचमोंड लैंग इफेक्ट, इन्होंने पहली बार ऑब्जर्व किया था कि अगर हम पौधे को साइटोकाइनिन थोड़ा सा दे देते हैं तो उससे जो पत्ते हैं उनकी सेनेसेंस डिले हो जाती है, उनकी जो एजिंग है ना वो डिले हो जाती है, तो जो पत्ते हैं वो ज़्यादा समय के लिए फ्रेश रहेंगे। इसी को रिचमोंड लैंग इफेक्ट कहते हैं। बच्चा, रिचमोंड लैंग इफेक्ट एनसीईआरटी में तो नहीं था, लेकिन नीट में ऑलरेडी इसका क्वेश्चन पूछा गया है, इसलिए हमने इसको यहाँ पर कवर किया। प्रमोटिंग सीड डोरमेंसी ना, साइटोकाइनिन एक ग्रोथ प्रमोटर हार्मोन है, तो वो सीड डोरमेंसी क्यों प्रमोट करेगा? ये इसका फंक्शन नहीं, बल्कि किसका फंक्शन है? एबीए का। तो यहाँ पर आपका आंसर कौन सा बनेगा? ऑप्शन नंबर 4 बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू इथाइलिन? इट प्रमोट सेनेसेंस एंड एब्सिशन ऑफ लीव्स एंड प्लांट ऑर्गन्स, स्पेशली ऑफ लीव्स एंड फ्लावर्स। बिल्कुल ठीक है, इस लाइन में कोई कमी नहीं है, ये बिल्कुल ठीक है। इट इज़ हाईली इफेक्टिव इन फ्रूट राइपनिंग, येस, दैट्स वाई इथाइलिन इज नोन एज फ्रूट राइपनिंग हार्मोन। बल्कि इथाइलिन को बहुत ज़्यादा हम राइपनिंग के साथ कनेक्ट करते हैं। राइपनिंग के दौरान बल्कि जो रेस्पिरेशन रेट इंक्रीज होता है ना फ्रूट्स में, उसे हम क्या बोलते हैं? रेस्पिरेटरी क्लाइमैक्टिक। 2-3 चीज़ें तो ऐसी हैं बच्चा जो आपको बिल्कुल ऐसे पता होनी चाहिए। इथाइलिन के बारे में 2-3 फेमस बातें क्या हैं? एक तो एक ओनली गैसियस हार्मोन है, दूसरा ये ग्रोथ प्रमोटर भी है और ग्रोथ इनहिबिटर भी है। पर अगर आप कंपेयर करने के लिए बोलोगे कि मैं मेनली बताओ, तो मेनली ग्रोथ इनहिबिटर है। इथाइलिन जो हार्मोन है वो फ्रूट राइपनिंग में सबसे ज़्यादा रोल प्ले करता है, तो इट इज़ अ फ्रूट राइपनिंग हार्मोन। क्लियर? इट इज़ यूज टू इनिशिएट फ्लावरिंग एंड फॉर सिंक्रोनाइजिंग फ्रूट सेट इन द पाइन एप्पल्स। बच्चा बिल्कुल ठीक है। अगेन नीट में पूछा हुआ क्वेश्चन है। उस टाइम का क्वेश्चन ये था कि पाइनएप्पल की फ्लावरिंग को प्रमोट इनिशिएट करने में कौन कौन से हार्मोन्स अपना रोल प्ले करते हैं? इथाइलिन भी है, और एक फंक्शन बचा हमारे पास ये वाला ऑक्सिन में भी लिखा है, तो उसका ऑप्शन था ऑक्सिन एज वेल एज इथाइलिन। क्लियर? तो आपने ये बात ध्यान में रखनी है कि पाइनएप्पल की फ्लावरिंग से 2 हार्मोन्स आर कंसर्न्ड, वन इज इथाइलिन, एक तो इथाइलिन तो है ही है, साथ में कौन सा हार्मोन है? ऑक्सिन। तो आपका नीट का एक और क्वेश्चन जो है वो कवर हो गया इन ऑप्शंस के थ्रू, राइट? तो इसमें आंसर आपका कौन सा बन रहा है? ऑल ऑफ दिस, कि सारे ही थाइलिन के काम हैं, बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू इफेक्ट ऑफ एब्सिसिक एसिड? एब्सिसिक एसिड नॉट करेक्ट। अब ये नहीं कि कल करेक्ट हम अंडरलाइन करके बैठ जाएं, नॉट करेक्ट है, इनडायरेक्ट वे इनकरेक्ट है। उसके बाद आ गया हमारे पास कि इट एक्ट एज जनरल प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर। बच्चा इसको तो ना आप एनसीईआरटी में भी अंडरलाइन कर लो। एक जनरल प्लांट इनहिबिटर अगर कोई बंदा पूछता ना, तो हम हमेशा किसके बारे में बात करते हैं? एबीए। क्लियर? क्योंकि जो एबीए उसका एक्शन टोटली इनहिबिटर है। 2 टाइप के हार्मोन्स होते हैं ना, या तो ग्रोथ प्रमोटर होते हैं या ग्रोथ इनहिबिटर होते हैं। तो ये ग्रोथ इनहिबिटर हार्मोन है, इसका कोई भी रोल प्रमोटर वाला है ही नहीं। नेक्स्ट आ गया इनहिबिटर ऑफ द प्लांट मेटाबॉलिज्म। ऑब्वियसली ग्रोथ है, ग्रोथ किसके साथ कनेक्टेड होती है? मेटाबॉलिज्म के साथ। तो ये एंजाइम्स को भी इनहिबिट करता है, मेटाबॉलिज्म को भी इनहिबिट कर देता है। इट इनहिबिट सीड जर्मिनेशन, यस, ये सीड जर्मिनेशन को भी इनहिबिट कर देता है। बल्कि मैं कहूँगी कि अगर अच्छी कंडीशंस नहीं है तो यार सीड को जर्मिनेट भी क्यों होने देना है, तो रोक के रखो ना उसको। तो एबीए उसमें सीड जर्मिनेशन को इनहिबिट करके रखता है। अगर फेवरेबल इन्वायरमेंट आ जाए तो सीड अपने आप जर्मिनेट हो जाएगा। इट स्टिमुलेट क्लोजर ऑफ स्टोमेटा इन एपिडर्मिस, थस इंक्रीजिंग टॉलरेंस ऑफ प्लांट्स टू स्ट्रेसेस। ये लाइन एकदम ठीक है बच्चा, क्लोजर ऑफ स्टोमेटा इन एपिडर्मिस थस इंक्रीजिंग द टॉलरेंस ऑफ प्लांट्स टू स्ट्रेसेस। मेरा 4th ऑप्शन है डिक्रीज द टॉलरेंस ऑफ प्लांट टू वेरियस काइंड ऑफ स्ट्रेसेस। अगर आपको ऐसा क्वेश्चन आता है नीट में, तो बच्चे पहले तो ना वैसे ही देख लो
कि एक में इंक्रीजिंग टॉलरेंस लिखा, एक में डिक्रीज द टॉलरेंस लिखा, तो आंसर तो इन दोनों में से ही होगा ना। फर्स्ट और सेकंड ऑप्शन में तो हो ही नहीं सकता, एक ही चीज़ बढ़ा घटा थोड़ी सकती है दोनों चीज़ों को, है ना। तो यहाँ पर आपके पास यही ऑप्शन है, या तो थर्ड ऑप्शन है या फोर्थ ऑप्शन है। स्टोमेटा को ओपन कराने का काम कौन करता है? साइटोकाइनिन करता है। बंद करने का काम कौन करता है बच्चा? एबीए करता है। एबीए ने स्टोमेटा क्यों बंद किए? अरे पानी ही नहीं है, या हालात ही उतने बेटर नहीं है कि वो फोटोसिंथेसिस कर सके। तो इस तरीके से वो पौधे को उस एडवर्स कंडीशंस को टॉलरेट करने की ताकत देता है। ये इसका मेन काम है। इसीलिए प्लांट जब भी स्ट्रेस कंडीशन होती है तो इसी हार्मोन को अपने अंदर जनरेट करते हैं। दैट्स वाई एबीए इज नोन एज स्ट्रेस हार्मोन। अगर मेरी ये ऑप्शन सही है तो बच्चा ऑब्वियसली वाली तो गलत ही हो गई ना। तो ये मेरे पास कौन है? इनकरेक्ट। दिस इज नॉट अ करेक्ट आंसर। तो ये मेरे पास आ जाएगा आपके पास नॉट अ करेक्ट ऑप्शन, तो ये आ जाएगा मेरे पास आंसर। नेक्स्ट है हाउ मेनी स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट। अब ये वाले जो इस टाइप के क्वेश्चंस हैं, अब इसमें मिक्स्ड हैं, राइट। अब पहले हमने जब किया ना प्रैक्टिस, तो हमने हर हार्मोन का एक इंडिपेंडेंट क्वेश्चन किया। अब हमारे पास मिक्स लाइन है। ऑक्सिन हेल्प टू प्रिवेंट फ्रूट एंड लीफ ड्रॉप एट अर्ली स्टेजेस बट प्रमोट द एब्सिशन ऑफ द ओल्डर मैच्योर लीव्स एंड फ्रूट्स। ये बात बिल्कुल ठीक है, मैंने आपको थोड़ी देर पहले कन्वे भी करी थी कि जो ऑक्सिन है वो यंग फ्रूट्स को या लीव्स को गिरने नहीं देता, पर एक बार वो मैच्योर हो गए तो पौधे पर रखने भी क्यों है ना। साइटोकाइनिन हेल्प टू ओवरकम द एपिकल डोमिनेंस। बच्चा ये एक खुद से एक इंडिपेंडेंट क्वेश्चन है कि एपिकल डोमिनेंस को कौन सी चीज़ ओवरकम कर सकती है। तो इंडिपेंडेंट जो हमारे पास एपिकल डोमिनेंस है उसको ओवरकम कौन करता है? साइटोकाइनिन। और ये जो इनके एक्शन है उन्हें बोलते हैं एंटागोनिस्टिक। एंटागोनिस्टिक का मतलब है एक दूसरे के ऑपोजिट एक्ट करना। अगर ऑक्सिन एपिकल डोमिनेंस को प्रमोट करती है तो साइटोकाइनिन एपिकल डोमिनेंस को बच्चा तोड़ती है, उसको तोड़ती है, उसको इनहिबिट करती है। जी हैसन्स फ्रूट राइपनिंग फ्री, तो गलत हो गई ना बात। इन टमाटोज एंड एप्पल्स नो, जीए हैसन अप नहीं करता, स्पीड अप नहीं करता। यहाँ पर कौन सा चीज़ आनी चाहिए थी? इथाइलिन आनी चाहिए थी। तो इसका मतलब बच्चा ये वाली लाइन तो मेरे पास क्या होने वाली है? तो इनकरेक्ट होगी। ये तो ठीक है लेकिन इनकरेक्ट है। एबीए प्रमोट रैपिड इंटरनोड इलोंगेशन इन डीप वाटर राइस प्लांट्स। अगेन नीट में सिंगल लाइन क्वेश्चन था, कौन सा हार्मोन हेल्प इन द रैपिड पिटियोल या इंटरनोडल इलोंगेशन इन द डीप वाटर राइस प्लांट? द आंसर इज इथाइलिन। इथाइलिन का काम है बच्चा ये, एबीए का काम नहीं है। दिस इज अगेन इथाइलिन फंक्शन। इथाइलिन ब्रेक सीड एंड बट डोमेंसी इनिशिएट जर्मिनेशन इन पीनट सीड स्प्राउटिंग ऑफ पोटैटो ट्यूबर। ये बिल्कुल ठीक है। इसका मतलब ये भी तो हो गया ना बच्चा कि मुझे इथाइलिन के 3 काम और पता लग गए। ये भी काम है उसका, ये वाला भी काम है, ठीक है, और ये वाला भी उसका फंक्शन है। तो मुझे और काम भी इथाइलिन के पता चल गए। पर खैर जो क्वेश्चन है ये ठीक ऑप्शन है, ये इनकरेक्ट है, ये इनकरेक्ट है, ये ऑप्शन करेक्ट, ये ऑप्शन करेक्ट। तो कितनी करेक्ट हैं? 3। और कितनी इनकरेक्ट हैं? 2। इनकरेक्ट बतानी है, आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 4। My next question, given below are some statements about the plant growth regulators. Choose a correct set of statements from the option given below. ये बच्चा आपका नीट का क्वेश्चन है। All GAs are acidic in nature. Yes. सिंपल है। GA का फुल फॉर्म क्या है? जिब्रेलिक एसिड। अब जिसके नाम में एसिड लगा है वो एसिडिक ही होगा ना। नेक्स्ट आ गया, ऑक्सिन्स आर एंटागोनिस्टिक टू GA. नो, ऑक्सिन्स आर नॉट एंटागोनिस्टिक टू GA. ऑक्सिन का एपिकल डोमिनेंस को लेके एंटागोनिस्टिक इज साइटोकाइनिन। GA का एंटीगोनिस्टिक इज ABA। मैम वो कैसे? GA सीड जर्मिनेशन में अपना रोल पॉजिटिवली प्ले करता है और ABA सीड जर्मिनेशन को होने से ही रोक देता है। तो GA ABA के एंटागोनिस्टिक है एंड ऑक्सिन साइटोकाइनिन के एंटागोनिस्टिक है। दैट मीन्स द स्टेटमेंट इज गोइंग टू बी इनकरेक्ट. Zeatin was isolated from coconut milk. Yes, it was isolated from coconut milk as well as zeamase. Ethylene induces flowering in mango. This line is correct. अभी तक आपको पता चल गया कि मैंगो में भी है, पाइनएप्पल्स में भी है, ठीक है। एब्सिसिक एसिड इंड्यूस पार्थिनोकार्पी.
इट इंड्यूस पार्थिनोकार्पी। एब्सिसिक एसिड नो, एब्सिसिक एसिड पार्थिनोकार्पी इंड्यूस नहीं करता। कौन करता है? ऑक्सिन। ऑक्सिन करेगा किस में? टमाटो में। तो ये लाइन भी मेरे लिए क्या हो गया बच्चा? वो इनकरेक्ट होगी। बाय द वे पार्थिनोकार्पी क्या होता है? सीडलेस फ्रूट का फॉर्मेशन, जिस फ्रूट में बीज ना बने, बिना फर्टिलाइजेशन के बनने वाले फ्रूट को पार्थिनोकार्पी कहते हैं। खैर, चूज अ करेक्ट ऑप्शन। तो करेक्ट मुझे कौन कौन सी दिख रही है? ऑप्शन 1, यस इट इज़ करेक्ट। तो बच्चा ए वाली करेक्ट है, ठीक है। तो यहाँ पर मुझे करेक्ट सेट चाहिए। ए इसमें भी है, इसमें भी है, इनमें तो है ही नहीं, इसका मतलब ये तो मेरे ऑप्शन हो ही नहीं सकते ना। अगेन 2 आ गए, पहले ही मेरे पास ये वाली चीज़ आ गई। अब ए तो करेक्ट है, बी इनकरेक्ट है, अब इस ऑप्शन में बी है तो गलत हो गया ना। इसका मतलब बच्चा मेरा आंसर ही कौन सा रहेगा? 1 रहेगा। वैसे भी आप कंफर्म कर सकते हो, मेरा ए करेक्ट है, सी करेक्ट है और डी करेक्ट है, ए सी एंड डी। क्लियर? अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स ऑन प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। पार्थिनोकार्पी कैन बी इंड्यूस्ड बाय ऑक्सिन। यस, मुझे लगता है पार्थिनोकार्पी काफ़ी पसंद है क्योंकि ये भी नीट 25 का क्वेश्चन है। तो पार्थिनोकार्पी ऑक्सिन के साथ रिलेट करके प्लीज़ ध्यान में रखिएगा। प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स कैन बी इन्वॉल्व इन प्रमोशन एज वेल एज इनहिबिशन ऑफ ग्रोथ। बिल्कुल ठीक है बच्चे, इसीलिए हम उसको कैटेगराइज ऐसे करते हैं कि प्लांट्स कैन बी प्रमोटर्स ऑल्सो एंड प्लांट्स कैन बी इनहिबिटर्स ऑल्सो। plant hormones can be inhibitors also. De-differentiation is a prerequisite for the redifferentiation. ये बात बिल्कुल ठीक है, जब तक आपने डी-डिफ्रेंसिएशन नहीं किया रीडिफ्रेंसिएशन हो ही नहीं सकता। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट आ गया, एब्सिसिक एसिड इज अ प्लांट ग्रोथ प्रमोटर। अगेन इनकरेक्ट, ये तो एक जनरल प्लांट इनहिबिटर था। एपिकल डोमिनेंस प्रमोट द ग्रोथ ऑफ लेटरल बड्स? नो। एपिकल बड डोमिनेंस अगर हम कहते हैं तो एपिकल डोमिनेंस में तो एपिकल बड ही ग्रो करेगा ना, लेटरल बड थोड़ी। तो ये भी आपके पास क्या हो गया? इनकरेक्ट ऑप्शन। तो कौन सी ऑप्शन ठीक है भाई? ए तो ठीक है, ए, इसका मतलब ये तो आंसर नहीं हो सकता। बी ठीक है बच्चा, ये रही बी, तो ये लीजिए आपका आंसर। क्लियर? उसे क्लैरिफाई भी कर दीजिए। बी एंड सी, डी एंड डी आपका इनकरेक्ट है, राइट। अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ आए। ओके, अब हमारे पास हमारा अगला टॉपिक है जिसे हम कहते हैं टिश्यू कल्चर। टिश्यू कल्चर में क्या होता है? हमारे पास एक ना छोटा सा टुकड़ा होता है प्लांट का, कोई भी आप ले लो, लीफ का पार्ट ले लो आप उसको। लीफ के पार्ट को यूज़ करके अगर हम एक नया पौधा बना सके भाई, उस टेक्नोलॉजी का नाम क्या है? टिश्यू कल्चर। अब इसके क्वेश्चन देखें। सिलेक्ट द इनकरेक्ट ऑप्शन विद रिस्पेक्ट टू द प्लांट टिश्यू कल्चर। एक्सप्लांट इज अ स्मॉल पार्ट, यहाँ पर इनकरेक्ट देखना है हमने। एक्सप्लांट इज अ स्मॉल पार्ट ऑफ द प्लांट मेंट फॉर द टिश्यू कल्चर। ये बिल्कुल ठीक है, बल्कि यही एक्सप्लांट की डेफिनेशन है कि एक्सप्लांट में हमें क्या करना है। हमारे पास एक छोटा सा टुकड़ा होता है प्लांट के पार्ट का और उससे ही हम नया पौधा उगाते हैं और उसे हम टिश्यू कल्चर में यूज़ करते हैं। दैट पार्ट इज़ नोन एज एक्सप्लांट। टोटिपोटेंसी इज द कैपेसिटी टू जनरेट अ होल प्लांट फ्रॉम एनी सेल और एक्सप्लांट। बच्चा तभी तो टिश्यू कल्चर एग्जिस्ट कर रहा है ना, क्योंकि प्लांट के जो सेल्स होते हैं उनके पास एक कैपेबिलिटी होती है कि आप एक कोई भी पार्ट अगर लेते हो तो वाया डी डिफ्रेंसिएशन दे फॉर्म कैलस, और उसके जो सेल्स हैं वो कोई भी पौधा बना सकते हैं, दोबारा से वही पौधा बना सकते हैं। एक सेल से आप नया पौधा जनरेट कर सकते हो। दैट कैपेबिलिटी इज नोन एज टोटिपोटेंसी। न्यूट्रिएंट मीडियम मस्ट प्रोवाइड अ कार्बन सोर्स। बच्चा बिल्कुल ठीक है ये बात। कार्बन सोर्स सच एज सुक्रोज हम बात कर रहे हैं, इनऑर्गेनिक सॉल्ट, वाइटामिन, अमाइनो एसिड्स, ग्रोथ रेगुलेटर। बच्चा आपने प्लांट का एक पार्ट बनाया है ना, पार्ट लिया आपने टिश्यू कल्चर में, तो वो फोटोसिंथेसिस थोड़ी करेगा, उसको तो खाना बाहर से देना पड़ेगा। तो उसके पास सुक्रोज भी होना चाहिए, वाइटामिन भी होने चाहिए, मिनरल्स भी होना चाहिए, पानी भी डिस्टिल्ड होना चाहिए। सब कुछ नाप तोल के अंडर स्पेसिफिक मेजरमेंट्स हम यूज़ करते हैं, बल्कि इसी को हम एनरिच्ड लैब सॉइल भी कहते हैं। एनरिच्ड लैब सॉइल भी कहते हैं बच्चे। प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन इज यूज्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ वायरस फ्री प्लांट फ्रॉम अ डिजीज्ड प्लांट। ये गलत हो गई, आंसर चाहिए तो आंसर इज 4। तो मैम फिर वायरस के लिए, वायरस फ्री प्लांट्स के लिए क्या चीज़ यूज़ करते हैं? इट इज़ नॉट द प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन, इट इज़ द मेरिस्टेम कल्चर। मैम व्हाट इज मेरिस्टेम कल्चर?
मेरिस्टेम कल्चर में हम कोई भी एक बड ले लो बच्चा, क्योंकि जो बड है ना वहीं पर मेरिस्टेम होता है। आप कोई भी बड ले लो, एपिकल बड ले लो, एक्सिलरी बड ले लो, उस बड को सीधा टिश्यू कल्चर पे हम डाल देते हैं, उसे एज ए एक्सप्लांट हम यूज़ करते हैं। कई फ़ायदे होते हैं। एक तो ये है कि डी डिफ्रेंसिएशन का वेट ही नहीं करना, क्योंकि वो ऑलरेडी डिवाइडिंग सेल्स हैं। दूसरा, ये वाला जो पार्ट होता है ना, इसमें वायरस इन्फेक्शन नहीं होता। कई बार पौधों को ना वायरस इन्फेक्शन हो जाता है, तो हमें समझ नहीं आता कि हम इसका पौधा कैसे बनाएंगे, क्योंकि अगर आपने कोई भी उसका पार्ट लिया तो उसमें तो वायरस आ जाएगा। बर्ड्स में या मेरिस्टेम पे वायरस इन्फेक्ट नहीं करता। क्यों नहीं करता बच्चा? जो मेरिस्टेम है ना, उसके डिवाइड होने की स्पीड बहुत ज़्यादा तेज़ होती है। वो इतना रेट हाई है कि उस रेट पर एक्चुअली में वायरस रेप्लिकेट कर ही नहीं पाता, मल्टीप्लाई कर ही नहीं पाता, इसलिए मेरिस्टेम इज़ एक्चुअली फ्री फ्रॉम द वायरस इन्फेक्शन। और ये लाइन ऑलरेडी आपके पास नीट के क्वेश्चन में पूछी जा चुकी है कि अगर मुझे वायरस फ्री प्लांट उगाना है तो मुझे किसको एज एक्सप्लांट यूज़ करना चाहिए? मेरिस्टेम को। माय नेक्स्ट क्वेश्चन, पिक द करेक्ट चॉइस। अगेन अ न्यू स्टाइल ऑफ क्वेश्चन है बच्चा। मैंने अभी तक आपको असर्शन रीजन कैसे सॉल्व करना है वो बताया, मैथ्स का आइडिया दिया, न्यूमेरिकल का आइडिया दिया। ऐसा क्वेश्चन अगर हो, अगेन फ्रेम योर ऑन आंसर। टमाटो पोटैटो, क्वेश्चन किसके रिगार्डिंग है? सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन। ठीक, तो सेल वॉल डाइजेस्टिंग एंजाइम। देखो इसमें दो चीज़ें हो सकती थी, या तो सेल्यूलेज होगा ऑप्शन में, या पैक्टिनेज होगा, और तो कुछ हो ही नहीं सकता। दोनों में से कोई एक ऑप्शन होगा। उनकी फ्यूजन हुई, अरे यार सोमेटिक सेल्स की फ्यूजन हुई है, तो ऐसे प्रोसेस का नाम क्या होगा? ऐसे प्रोसेस का नाम है सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन। ऐसे प्रोसेस का नाम सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन। मैम वाई सोमेटिक? क्योंकि आप यहाँ पर गैमीट्स का यूज़ नहीं कर रहे हो, यू आर नॉट यूजिंग एक्चुअली गैमीट्स। आप इसमें बॉडी सेल्स लिए, कोई लीफ सेल ले लो चाहे तुम, कोई भी बॉडी सेल्स लिए, तुम दो पौधों के नॉर्मल सोमेटिक सेल्स को फ्यूज़ कर रहे हो। इसे बोलते हैं सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन, प्रोटोप्लाज्मिक हाइब्रिडाइजेशन, जो लास्ट ऑफ क्वेश्चन में था आपका। नेम ऑफ द प्लांट दोनों को मिला दिया, तो इसका नाम क्या होना चाहिए था? इसका नाम तो पोमैटो ही होगा ना। आपने दो एग्जाम्पल पढ़ी, पोमैटो एंड बोमैटो। जब ब्रिंजल यूज ही नहीं किया तो वाई इट वुड बी बोमैटो, इट शुड बी पोमैटो। टर्म यूज टू डिनोट सच प्लांट। ऐसे प्लांट को सोमैटिक हाइब्रिड कहते हैं। सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन से बनने वाले प्लांट को सोमैटिक हाइब्रिड कहते हैं। तो हम ऑप्शन देखते हैं, सेल्यूलेज हो सकता था, सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन यस, पोमैटो यस, सोमैटिक हाइब्रिड यस। बाय चांस मुझे आंसर मिल गया, पर बाकी भी देख लें। पैक्टिनेज ओके, हाइब्रिडाइजेशन स्टिल ओके, सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन ये थर्ड पार्ट का आंसर तो नहीं हो सकता। पैक्टिनेज ओके, म्यूटेशन नो। पहली पार्ट में एंजाइम पीईजी नो। बच्चा ये एंजाइम, ये पहली बात, ये हमारी सेल वॉल को डाइजेस्ट करने में रोल प्ले नहीं करता, ये फ्यूजन में हेल्प करता है, उसे हम क्या बोलते हैं? कीमो फ्यूजन, राइट। नेक्स्ट, हायर डिग्री ऑफ सक्सेस अचीव्ड इन प्लांट टिश्यू कल्चर एक्सपेरिमेंट इज ड्यू टू। हमने थोड़ी देर पहले एक बात करी थी, जो हमारे पास एक की है जिसकी वजह से टिश्यू कल्चर पॉसिबल है, देन इट इज़ अ डी डिफ्रेंसिएशन प्रोसेस। आई हैव टू जस्ट लुक फॉर दिस पर्टिकुलर ऑप्शन, डी डिफ्रेंसिएशन। यहाँ डिफ्रेंसिएशन लिखा है, यहाँ डी डिफ्रेंसिएशन लिया। बच्चा मुझे इसमें कन्फ्यूज़ ही नहीं होना, बल्कि नीट पे मुझे इस पर बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगाना। आई नो टिश्यू कल्चर में मेन की क्या है कि मैं टिश्यू कल्चर टेक्निक डेवलप कर पाई, दैट इट वाज डी डिफ्रेंसिएशन, जिससे क्या होता है? कैलस फॉर्मेशन। नेक्स्ट आ गया स्टेटमेंट 1, प्रोडक्शन ऑफ 1000 ऑफ प्लांट्स इन वेरी शॉर्ट ड्यूरेशन थ्रू टिश्यू कल्चर इज कॉल्ड माइक्रो प्रोपगेशन। बच्चा हम चाहें तो इसका एक इंडिपेंडेंट क्वेश्चन भी तो बना सकते हैं ना, इज कॉल्ड कुछ भी और ऑप्शन डाल दो। माइक्रो प्रोपगेशन, प्रोपगेशन मतलब मल्टीप्लिकेशन, प्रोपगेशन का मतलब मल्टीप्लिकेशन है। माइक्रो एक छोटे से हिस्से को यूज़ करके प्लांट्स को मल्टीप्लाई कर लेने की टेक्निक का नाम ही क्या होना चाहिए? माइक्रो प्रोपगेशन होगा। तो माइक्रो प्रोपगेशन टिश्यू कल्चर से ऑब्वियसली 1000 ऑफ प्लांट हम बना सकते हैं। बल्कि कहने वाले तो क्या कहते हैं? वो कहते हैं गिव मी जस्ट वन सेल, आई विल गिव यू 1000 प्लांट्स ऑफ दैट पर्टिकुलर टाइप। आप एक सेल दीजिए, मैं 1000 पौधे दे दूंगा आपको।
कैसे संभव हुआ, कैसे पॉसिबल हुआ? वो पॉसिबल हुआ वाया माइक्रो प्रोपगेशन। मैनी इंपॉर्टेंट प्लांट्स लाइक टमाटो, एप्पल, बनाना, इनफैक्ट बच्चा लिली, ऑर्किड्स have been produced on commercial scale using this method। दोनों की दोनों स्टेटमेंट perfectly correct हैं। तो both statement 1 and 2 are incorrect? No, ये ऑप्शन तो नहीं ले सकते। स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर करेक्ट, बिल्कुल करेक्ट है बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन, assertion soma clonal variations are changes that may occur in tissue culture। बच्चा सोमा क्लोन, पहले इस टर्म को देख ले, सोमा क्लोन। हमने भी कहा कि मैं एक सेल से 1000 प्लांट्स बना सकती हूँ। वो 1000 प्लांट एक सेल से बने, वो एक दूसरे के क्लोन हैं। क्लोन कौन होते हैं? जेनेटिकली मॉर्फोलॉजिकली आइडेंटिकल ऑर्गेनिजम्स को क्लोन कहते हैं। और मैंने लीफ का सेल लिया से, लीफ का सेल क्या होगा? सोमैटिक सेल। सोमैटिक सेल को लेके क्लोन बना दिया, उसे बोलते हैं सोमा क्लोन्स। टिश्यू कल्चर से जो आप 1000 प्लांट्स क्रिएट कर रहे हो ना, वो 1000 के 1000 प्लांट्स आपस में क्लोन्स हैं, तो उन्हें आपस में बोलते हैं सोमा क्लोन्स। ठीक है, मान लो मैं इन पौधों को ग्रो कर रही हूँ टिश्यू कल्चर में। अब टिश्यू कल्चर है तो एक आर्टिफिशियल मीडियम है ना, नेचुरल तो है नहीं। तो आर्टिफिशियल मीडियम में कई बार स्ट्रेस कंडीशंस हैं। हो सकता है न्यूट्रिएंट प्रॉपर ना दिया हो सकता है वहाँ पर कोई म्यूटाजन हो सकता है टेम्परेचर सूट ना करे, कोई भी कारण हो सकता है, एनीथिंग। कोई हार्मोन ऊपर नीचे हो गया, उसका लेवल कोई ऊपर नीचे हो गया। जब स्ट्रेस कंडीशंस होती हैं तो कई प्लांट्स में कुछ जेनेटिक वेरिएशंस देखी जाती हैं। तो वो पौधे आपस में तो क्लोन्स हैं, लेकिन फिर भी वो एक दूसरे से अलग हैं, क्योंकि उनके अंदर कोई एक ऐसा जीन है जो नॉर्मल कंडीशन में तो एक्सप्रेस नहीं हो रहा था, लेकिन वो स्ट्रेस कंडीशन में एक्सप्रेस हो गया। तो ये सोमा क्लोनल वेरिएशंस जेनेटिक वेरिएशंस होती हैं जो एकदम से पौधे में डेवलप होती हैं, स्पॉन्टेनियसली डेवलप होती हैं अंडर द स्ट्रेस कंडीशन। तो सोमा क्लोनल वेरिएशंस आर चेंजेस दैट में अकर इन टिश्यू कल्चर, ये बात बिल्कुल ठीक है। टिश्यू कल्चर हेल्प इन मास प्रोपगेशन ऑफ प्लांट्स, लाइन तो ठीक है, रीज़न तो नहीं। रीज़न तो वो था ना जो मैं कह रही थी आपको कि सोमा क्लोनल वेरिएशन स्ट्रेस कंडीशंस में जनरेट होती हैं। क्यों होती हैं? क्योंकि स्ट्रेस कंडीशन में कोई पर्टिकुलर जीन है जो हो सकता है एक्सप्रेस हो जाए अंडर दैट पर्टिकुलर कंडीशन। क्लियर? तो ये रीज़न नहीं है बच्चा। असर्शन इज ट्रू, फाइन, रीज़न इज ऑल्सो ट्रू, ओके, बट दे आर नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द असर्शन। तो कौन सा ऑप्शन पिक होना चाहिए? इसमें उन्होंने बोला इज द करेक्ट, नो। असर्शन करेक्ट है, रीज़न फॉल्स है, वो भी नहीं है। Assertion, reason are true, but the reason is not the correct explanation. Yes, this is my answer. Now, my last question, जो इन दोनों चैप्टर्स को कंपाइल किए हुए हैं, हॉर्मोन्स को और टिश्यू कल्चर को। You are given a tissue with its potential for differentiation in an artificial culture, which of the following pair of hormones would you add to the medium to secure shoots as well as root? बच्चा, रूट को बनाने वाला जो हार्मोन होता है वो होता है ऑक्सिन। शूट को बनाने वाला जो हार्मोन होता है वो होता है साइटोकाइनिन। तो मेरे पास जो कॉम्बिनेशन ऑफ हार्मोन है वो होना चाहिए ऑक्सिन एंड साइटोकाइनिन। एक टिप और देती हूँ, अगर ऑक्सिन की मात्रा साइटोकाइनिन की मात्रा से ज़्यादा होती है तो पहले रूट फॉर्मेशन होता है, और अगर साइटोकाइनिन की मात्रा ज़्यादा होती है ऑक्सिन से तो बच्चा वो शूट को प्रमोट करता है। ठीक है, तो ये आपका नीट का क्वेश्चन था जो हमने यहाँ पर डिस्कस किया, दोनों चैप्टर्स को ऐसा अच्छा से मैंने आपको बोला कनेक्ट करते हुए। सो होपफुली आपके लिए वीडियो इन्फॉर्मेटिव रहा होगा और वो आपकी तैयारी को और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करेगा। थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट।